लास्ट हमने टॉपिक किया था, कर रहे हैं टॉपिक हम कर रहे हैं ना, जर्नल डिफेंसेस। यस मैम, हमने मिस्टेक वाला टॉपिक शुरू करना था, प्राइवेट हाँ, डिफेंस पे मिस्टेक खत्म रीड करा करो था। भाई। मिस्टेक रीड करो। मिस्टेक के बारे में पता है ना, मैं बीएनएस में कराया था मैंने, मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो डिफेंस। और मिस्टेक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट में था भी आपका। कराया था। मिस्टेक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी। फैक्ट होता था। यस, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, तो यहाँ पे भी जो मिस्टेक होगी वो कौन सी मिस्टेक है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट। राइट। और रीड कीजिए। Mistake, whether of fact or of law, is generally no defense to an action for tort entering अब in टॉट वाला तो the कह रहा है कि चाहे फैक्ट भी है मैं तो उसको भी नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा? क्योंकि मैंने पीछे आपको कराया कि लॉ ऑफ टॉट में वो कहते हैं मेंजरिया की कोई वैल्यू है ही नहीं। तो जो हमने किया कि पीयू के साथ अब पंजाब यूनिवर्सिटी जब एडमिशन लिया, जैसे हम लोग ने लिया, तो यूनिवर्सिटी से जब बच्चे हर वीकेंड को सौली जाते थे तो साइट सीइंग करते करते किसी के घर में एंटर भी कर जाते थे, किसी के खाली ओपन प्लॉट्स वीकेंड प्लॉट्स में एंटर भी कर जाते थे, तो उनके ऊपर कौन सा केस फॉल हो जाता था? हमारा ट्रेस पास का। क्योंकि पूछ ही नहीं रहा कोई, है ना, गलती से आए क्या नहीं, मिस्टेक मेंजरिया से कुछ भी किसी को लेना देना नहीं है। क्लियर? आगे पढ़िए। entering the land of another, thinking that to be one's own is trespass. Driving of the plaintiff's sheep amongst one's own herd is trespass to goods. Injuring the reputation of another without an intention to defame is defamation. In consolidated company जब हमने versus क्रिमिनल लॉ में मेंस किया डेफेमेशन, तो हमने कहा कि मेंजरिया भी इंपॉर्टेंट है, कि वो सच था, ये था, वो था, जो भी है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे आप विदाउट मेंजरिया भी अगर आप काम कर रहे हो तब भी वो डेफेमेशन है। ट्रुथ यहाँ पे भी डिफेंस है, वो मैं कराऊंगी आगे जाके कैसे कोरिलेट हो रहा है। दिस। in नेक्स्ट। consolidated company versus Curtis, A gave certain goods to an auctioner for being auctioned. The auctioneer honestly believed that A was the owner of those goods, auctioned them. In fact, the goods belonged to another person B. The auctioneer was held liable to B for the tort of conversion, in tort requiring malice, i.e., an evil motive as one आई होता of है दैट इज। आई आप आगे भी पढ़ते हैं, आई डॉट ई डॉट डॉट, इसको बोलते हैं दैट इज। an evil motive as one of the elements, such as the wrong of malicious prosecution and deceit. The liability does not arise when the defendant acts under an honest and mistaken belief. तो क्लियर हो गया? अब उसने ऑक्शनर के अंदर ऑक्शन कर दी किसी और के गुड, वो कहता है मैलिस तो हम यहाँ पे पूछ ही नहीं रहे। यू आर लायबल फॉर द टॉर्ट ऑफ कन्वर्जन। आगे जाके मैं कराऊंगी, टॉर्ट ऑफ कन्वर्जन सेम ही है, जो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन जैसे करते हैं ना, हम किसी की प्रॉपर्टी रख लेते हैं, उसको यूज कर लेते हैं, उसको ही उसी कैटेगरी में हम उसको बोलते हैं टॉर्ट ऑफ कन्वर्जन। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट पढ़िए, नेसेसिटी। नेसेसिटी भी किया है आपने? व्हाट इज द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी इन बीएनएस? क्या होता है Yes, sir. डिफेंस ऑफ नेसेसिटी इन बीएनएस? क्या किया था? टू प्रिवेंट अ बिगर हार्म वी कैन डू अ स्मॉलर स्मॉलर, हार्म। हाँ, कि तो अगर उसमें चार हम, बंदे एक जगह मर रहे हैं तो एक बंदे को मार दो, चार को बचा लो। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो नेसेसिटी क्या होती है? जब सर्कमस्टांसेस के हिसाब से हम किसी चीज को बचाने का काम करते हैं। उसी में हमने एक और एग्जांपल की थी कि एक फायर थी, वो स्प्रेड हो रही है, पूरे हम्म। घरों में स्प्रेड हो रही है, तो कॉलोनी का एक घर हमने बचाने के लिए तोड़ दिया, मतलब खुद ही उसको फायर के अंदर कर दिया, ताकि उसका जो मलबा होता है वो फायर को रोक सके। तो हमने जो वो वाला घर पुल डाउन किया है ताकि फायर कॉन्फ्लिग्रेशन आगे स्प्रेड ना हो, तो वहां पे हम जस्टिफाइड थे। तो यहाँ पे भी नेसेसिटी के केस में हम कोई एक्ट कर रहे हैं तो वहां पे हम जस्टिफाइड होंगे। सो दैट इज वाई इट इज द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी, जो हमारा टॉर्ट्स लॉ में फॉल करता है। पढ़िए। Necessity, an act causing damage if done under necessity to prevent a greater evil, is not actionable, even though harm was caused intentionally. Throwing goods overboard a ship to lighten it for saving करते the हैं ना, ship तो जब and भी push. शिपरैक होता है तो सबसे पहले सामान उठा के बाहर फेंकते हैं। कोई भी शिप का कोई इश्यू होता है तो सबसे पहले उनका गुड्स वगैरह जितना भी लगेज है वो सारा उठा के फेंकेंगे। देन। Or pulling down a house to stop further spread of fire are common examples. Similarly, it would not be actionable to pull out a drowning person from water or for a competent surgeon to perform an operation on an unconscious person to save his life. ये भी But हमने किया है उसमें। अनकॉन्शियस पर्सन है, वहां पे कोई कंसेंट देने वाला नहीं है, तो हम अगर ऑपरेशन भी करते हैं तो वहां पे भी प्रोटेक्टेड है। जब वहां पे भी प्रोटेक्टेड है, डेफिनेटली टॉट लॉ भी हमें प्रोटेक्ट करेगा ना। टॉट लॉ भी करेगा कि मैं तो अनकॉन्शियस था, सर्जन ने ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो भी किया ठीक है। but um, but removing the goods from one place to another under the impression that that they are safe, that cannot be justified on the ground of necessity if क्योंकि they वो are थेफ्ट बन stolen. जाएगा।
If they are stolen from the place where they have now been placed, the persons who are removing them would be liable for trespass to goods. जो हमारा थेफ्ट होता है ना बीएनएस के अंदर, यहाँ पे ट्रेसपास टू गुड्स है। अगर ट्रेसपास का टॉपिक कराऊंगी तो क्लियर हो जाएगा फर्दर। ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे बेटा स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का क्या मतलब है? जहां पे लॉ ने कोई काम करने को कहा। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर के पास एक रेलवे क्रॉसिंग पास हो गई। रेलवे क्रॉसिंग पास हो गया, क्या करेंगे? वो पूरा रेलवे वो क्रॉसिंग का पूरा रेलवेज वाले वहां पे आएंगे, वो ले डाउन करेंगे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कि ट्रेन तो अब यहाँ पे निकलने वाली है, क्रॉसिंग बनने वाली है रेलवे की। अब उसके कारण क्या, सारा दिन शू 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 आवाज लगी रहती है। फिर जब ट्रेन निकलती है तो आपके घर में इतनी ज्यादा आवाज आ जाती है, आप इरिटेट हो जाते हो। तो आप न्यूसेंस का केस फाइल कर सकते हो गवर्नमेंट के खिलाफ। नहीं, वो तो अपना काम ही कर रहे हैं। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ने लॉ किया ना, उन्होंने कुछ देख दुख के किया होगा। आपका घर क्या हम्म। पता आउटस्कर्ट्स पे हो, हम्म। रेसिडेंशियल के पास तो करते नहीं, थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे करते हैं ज्यादातर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ने लॉ अलाउ किया, वहां पे आप न्यूसेंस वगैरह का केस फाइल नहीं कर सकते। क्लियर? सो दिस इज अनदर डिफेंस ऑफ दिस टॉर्ट्स लॉ। रीड कर लीजिए स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। When a railway line is constructed under the authority of a statute, there is no liability in respect of interference with land. There is also no liability for incidental harm due to noise, vibration, smoke, emission of sparks, etc., which would be there by running of the trains. The authority given by the statute may be absolute or conditional. When the authority is absolute, as in there the act is authorizing the construction of a railway line from one point to another, there is no liability for nuisance or any other harm which may ensure. क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो जहाँ पे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है वहां पे नहीं है। समझ आ गया हमारा कि जब भी कोई टॉर्ट्स का केस फॉल हो सकता है, हम कौन कौन से डिफेंसेस ले सकते हैं? नंबर वन, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। Number two, plaintiff is himself the wrongdoer. Number three, the inevitable accident. Number four, act of God. Number five, private defense. Then mistake, necessity, statutory authority. तो ये सारे के सारे डिफेंसेस बेटा आप ले सकते हो जब भी कोई टॉर्ट्स का केस फॉल करता है। अब हमारा आगे कैपेसिटी टॉपिक है, हमारा कैपेसिटी कि कौन केस फाइल कर सकता है टॉर्ट्स का, कौन करेगा? मैम वो क्या कहते हैं उसको, प्लेंटिफ करता है ना। डेफिनेटली प्लेंटिफ करेगा। तो इस क्वेश्चन में आप पूछेंगे कि प्लेंटिफ कौन कौन हो सकता है, तो डेफिनेटली जिसके साथ टॉट हुआ है वो प्लेंटिफ हो सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने सर्टेन सर्कमस्टांसेस बताई हैं कि इस केस में क्या करोगे, किसको प्लेंटिफ बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल, पहली सर्कमस्टांसेस है एक्ट ऑफ द स्टेट, कि अगर कोई एक्ट ऑफ द स्टेट है, स्टेट एक्ट का क्या मतलब है? सरकारी काम। तो अगर सरकार कुछ ऐसा काम कर रही है जो स्टैट्यूट अथॉरिटी से ओके नहीं है, तो क्या आप केस फाइल कर सकते हो सरकार के खिलाफ? द आंसर इज यस। द आंसर इज यस। जैसे कि हम बाकियों के खिलाफ केस फाइल करते हैं, ऐसे ही हम गवर्नमेंट के खिलाफ स्टेट फाइल कर सकते हैं। क्लियर? फ्रॉड्स का केस हम गवर्नमेंट के खिलाफ भी पे कर सकते हैं। उनको प्रूव करना पड़ेगा। सपोज करो रेलवे लाइन अब वो मेरे घर के पास ले डाउन कर रहे हैं और उनको पास परमिशन ही नहीं मिली और मुझे न्यूसेंस भी हो रही है, तो अब मैं न्यूसेंस का केस फाइल कर रही हूँ। उनको प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो हम विद परमिशन काम कर रहे हैं, विदाउट परमिशन ये काम नहीं कर रहे हैं। क्लियर हो गया बेटा? यस। पहला आ गया एक्ट ऑफ स्टेट। एक्ट ऑफ के स्टेट के खिलाफ भी हम टॉर्ट का केस फाइल कर सकते हैं। इसके अंदर सॉवरेन एंड नॉन सॉवरेन फंक्शंस का डिफरेंस आता है, वो हम आगे जाके करेंगे। अब आप सेकंड पॉइंट पे आइए फॉर द टाइम बिंग, यहाँ पे कॉर्पोरेशंस। कॉर्पोरेशंस क्या होती हैं? मैम एक जपेश, संगठन, जपेश कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्या होगी? कंपनी होगी। कोई कंपनी होगी, है ना? तो कोई भी कॉर्पोरेशन, अब कहते हैं कॉर्पोरेशन के खिलाफ हम केस फाइल करेंगे टॉर्ट का या नहीं? करोगे? हम कर भी सकते हैं आप। कर ही सकते हैं। अब वो ये थोड़ा ना कि वो हमारी कोई राइट्स को डिफीट करे। पढ़ लीजिए इसको। It was at one time doubtful whether corporation would be sued for torts like malicious prosecution or deceit where a wrongful intention was necessary element. It is now हाँ, तो held जो that नॉर्मली मैंने even क्या बताया, इन केस ऑफ टॉर्ट जो है हमारा मेंजर या एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। पर अब ये क्या बता रहे हैं, कई जैसे मेलिशियस प्रोसिक्यूशन और डिसीट पीछे भी पढ़े थे। डिसीट मतलब धोखा देना, वहां पे तो मेंटल एलिमेंट देखते हैं ना, धोखा देना है। यस, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन किसी के ऊपर झूठा केस कर देना, तो वहां पे भी थोड़ा सा मेंटल एलिमेंट देखते हैं। कहते हैं जब ये वाले टॉर्ट्स होते हैं तो वहां पे तो इंटेंशन देखते हैं। अब जो कॉर्पोरेशन होती है वो क्या होती है? कुछ लोग मिलके किसी कंपनी को, बिजनेस को रन कर रहे होते हैं, यही होता है। कि तो कॉर्पोरेशन तो एक आर्टिफिशियल नेम है, एक ब्लैंकेट कवर है, अंदर तो लोग ही होते हैं।
तो क्या हम कॉर्पोरेशन के ऊपर जो एक आर्टिफिशियल आइडेंटिटी है उसके ऊपर टॉर्ट्स का केस कर सकते हैं? पहले किसी टाइम पे बोलते थे कि कर सकते हैं या नहीं, पता नहीं, पर अब तो पता ही है, हम मैकडोनल्ड्स के ऊपर भी कर रहे हैं, हम किसी भी कंपनी के ऊपर भी कर रहे हैं, हम सबके ऊपर ये टॉर्ट्स का केस फाइल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जो कॉर्पोरेशन के अंदर जो लोग हैं, जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो हेड टीम है, उनका तो दिमाग है ना, जो चला रहे हैं कॉर्पोरेशन को। तो अगर हमने कंपनसेशन लेनी है कॉर्पोरेशन से तो चलो हम सीधे ही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? या हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में उनसे नहीं लेते, राइट? आगे चलिए बेटा। It is now held that even the corporation may not have the requisite mental element for a tort requiring malice, its agents are capable of having the same, and therefore, if the act is done within the course of their employment, a corporation is liable for their act like an ordinary employer. A तो इफ द corporation could एक्ट इज डन बाय द कॉर्पोरेशन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रेगुलर वर्क में, तो कॉर्पोरेशन को भी हम लाइबल कर देंगे। आगे चलिए। A corporation could therefore be held liable not only for trespass, libel, conversion, or negligence, but also for the fraud and malicious prosecution. हम्म। अब क्वेश्चन बेटा, एक ना डॉक्ट्रिन होती है, हम कंपनी लॉ में एक डॉक्ट्रिन पढ़ते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। उसके अंदर वो क्या बोलते हैं कि वो वाली डॉक्ट्रिन क्या कहती है कि जो कंपनी होती है ना, कंपनी को आप कंपनी की तरह ना देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरह देखो, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ लोग हैं जो मिलके उस कंपनी को चलाते हैं। जब भी कंपनी कोई फ्रॉड करती है तो जो कंपनी की वेल है ना, कॉर्पोरेट वेल, वेल होता है घूंघट, वो घूंघट खत्म हो जाता है तो अंदर के डायरेक्टर्स निकल आते हैं, तो अंदर के डायरेक्टर्स को आप सू करके या उनके ऊपर क्रिमिनल केस करके आपने जो भी उन्होंने घपला किया है उनको पनिश कर सकते हो। राइट हो गया बेटा? अब इसके अंदर वो कह रहे हैं कि क्या टॉर्ट्स के लिए भी कंपनी को लायबल करेंगे जैसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए करते हैं या बाकी चीजों के लिए करते हैं? तो यहाँ पे उन्होंने आंसर दिया यस। अगर कोई कंपनी के द्वारा कोई टॉर्ट हो रहा है, कोई न्यूसेंस हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उसके लिए भी हम उनको लायबल करेंगे। क्लियर हो गया? आगे चलिए। The question is also arisen regarding the application of doctrine of ultra-vires in actions for torts. It is now established that the doctrine does not apply in cases of torts. In Campbell versus Paddington Corporation, the defendants are Metropolitan Borough in pursuance of a resolution of the council erected a stand on a highway to enable the members of the council and their friends to view the funeral procession of Edward VII. This erection was a public nuisance and also not within the powers of the council. अब एक मिनट बेटा, समझ लेंगे इस केस में क्या हुआ था। अ, आप समझते हैं प्रोसेशन निकलना किसी का, जनाजा जैसे जनाजा या हाँ इस तरह का। तो एक राजा थे जिनका नाम था एडवर्ड सेवंथ, ठीक है, एडवर्ड सेवंथ। उनकी डेथ हो गई थी तो उनका फ्यूनरल निकलना था किसी एरिया से। तो अब वो बहुत जैसे फेमस लीडर थे, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए उनका वो देखने के लिए कि ये निकल रहा है इनका। सो एक कंपनी थी, कंपनी ने क्या इरेक्ट किया, उन्होंने एक हाईवे जैसा बनाया, इरेक्ट स्टैंड ऑन द हाईवे, स्टैंड बनाया ताकि नीचे वाले लोग भी देख सके, ऊपर जो लोग हैं स्टैंड के ऊपर चढ़ के वो भी देख सके। जैसे थ्री टायर स्टैंड नहीं बना देते, नीचे भी देख लो ऊपर भी देख लो, घर की तरह, जैसे छत छत होगी ये ऐसे। अब उन्होंने स्टैंड बनाया, स्टैंड के कारण ना, वो जो स्टैंड उन्होंने हाईवे पर बनाया उसके पीछे ना प्लेंटिफ का घर था। प्लेंटिफ ने भी देखना था, उसने लोगों से पैसे भी इकट्ठे किए हुए थे कि अगर किसी ने मेरी छत पे बैठ के देखना है तो आज पैसे दे दो और आप मेरी छत को यूज करो और आप भी देख लो। अब क्योंकि कॉर्पोरेशन ने वो बना दिया थ्री टायर स्ट्रक्चर, टू थ्री टायर स्ट्रक्चर, जिसमें स्टैंड बना दिया जिससे बाकी लोग भी मतलब उसको देख सकें, राइट? पर प्लेंटिफ ने जो फीस दी थी लोगों से उनको तो कुछ दिख ही नहीं पाया। अब प्लेंटिफ ने पेडिंगटन कॉर्पोरेशन जो थी उसके ऊपर केस फाइल कर दिया कि आप भी तो पैसा कमा रहे हो, मैं भी तो पैसा कमा रहा हूँ, अगर आप नहीं स्टैंड बनाना था कहीं और बनाते, मेरे घर के बाहर क्यों बनाया? और मेरे लोगों को तो आपकी वजह से कितनी न्यूसेंस होगी, कुछ भी हमें कितने दिन तो हमारी खिड़की से कुछ दिखा ही नहीं। फिर उसके बाद हमारे घर की एंट्री बैन होगी, जो हमने सीट्स रखी थी ऊपर से लोगों को कुछ दिखा ही नहीं। तो आप लोगों की न्यूसेंस के कारण मुझे बहुत नुकसान हुआ है, मुझे कंपनसेशन दो। समझ आ गया केस? अब पढ़िए केस, कैम्बेल वर्सेस पेडिंगटन कॉर्पोरेशन। the defendants of Metropolitan Borough, in pursuance of a resolution of the council, erected a stand on a highway to enable the members of the council and their friends to view the funeral procession of Edward VII. This erection was a public nuisance and also not within the powers of the council.
It was obstructed the view of the main thoroughway from windows of the plaintiff's house, and as such, she was prevented from making profitable contracts by charging for seats in a house or viewing the said procession. She was held entitled to claim compensation for that. Corporation therefore is liable for both ultra-virus and intra-virus torts. क्लियर हो गया बेटा? क्योंकि काउंसिल की पावर में नहीं थे, उन्होंने उसकी परमिशन उनके पास नहीं थी। तो जैसे मैंने कहा, सरकार ने आपके घर के पास एक रेलवे लाइन ले डाउन कर दी जिसकी उसके पास परमिशन नहीं थी, वहां पे आप न्यूसेंस का केस करेंगे। पर जहां पे परमिशन थी या कुछ था, वहां पे आप न्यूसेंस का केस नहीं करेंगे। क्लियर हो गया बेटा? आगे आ गया हमारा माइनर। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माइनर कॉन्ट्रैक्ट का लेक्चर लगा लिया, माइनर वाला? मैं बड़ा सो के उठा हूँ अभी। ओके, वो रिकॉर्डेड लेक्चर लगा लेना। माइनर का स्टेटस क्या है कि जो माइनर का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या होता है? वॉइड ab वॉइड initio। होता है। ये वॉइड होता है कि माइनर अपने कंसेप्ट बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। पर क्या माइनर टॉर्ट कर सकता है? वो तो कर ही सकता है। हाँ, तो क्या माइनर टॉर्ट के लिए सू कर सकता है? सू तो केस शायद करना ना करे। मुश्किल हो जाता है, फिर नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू केस करना पड़ता है। ठीक हो गया? तो माइनर को चाहे हमने कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिट दिया है कि माइनर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड ab initio है, पर अगर माइनर कोई बच्चा को बार बार टॉर्ट कर रहा है तो हम उसको लायबल करेंगे टॉर्ट के लिए। अब एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा तो नहीं लेंगे हम, चलो मान लो 13 साल का लड़का है, हम्म। मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, वो रोज आता है मेरे घर के बाहर बेल मारी जा रहा है, टिक 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 टिक। क्या कर रहा है वो? न्यूसेंस क्रिएट कर रहा और है। जैसे ही मैं बाहर जाती हूँ वो भाग जाता है। मम्मी मेल करेंगे, फिर बहुत मैंने दिक्कत है। सीसीटीवी पहले पुराने टाइम में तो सीसीटीवी फुटेज नहीं होते थे, तब हम भी बेल मारते थे, छोटे थे। तो अब तो सीसीटीवी फुटेजेस है, कोई किसी के बेल ही नहीं मार सकता। क्लियर? तो अब उस बच्चे ने क्या किया? बिट ऑफेंस, टॉर्ट्स, न्यूसेंस किया है ना, टॉर्ट्स के अंदर न्यूसेंस किया है। तो अब हम उसको लायबल करेंगे। द आंसर इज यस। क्लियर हो गया बेटा? रीड कर लीजिए प्लीज। माइनर। He can sue like an adult, but in his case, the action has to be brought through his next friend in respect of injuries suffered by a person while in the mother's wombs in an Irish case. Volker versus G and Dry Corporation of Ireland, he was held not entitled to claim compensation for that after his birth. Such an action was allowed by the Supreme Court of Canada. ये कोई आयरिश केस हुआ, उसमें एक बच्चे को जब वो मदर वूम में था उसमें, तब उसको इंजरीज हुई किसी के एक्ट के कारण। अब उन्होंने कहा कि ये केस एक आयरिश केस था। अ, ये वहां पे तो उसको कंपनसेशन नहीं दी माइनर्स को, पर कनाडा के अंदर एक सिमिलर केस आया था, वहां के सुप्रीम कोर्ट ने उनको कंपनसेशन भी दे दी थी टॉर्ट्स के लिए। आगे चलिए। नेक्स्ट, जो बेटा मैंने मार्क किया बस वही पढ़ना है आपने। Minority is no defense under the law of torts, and a minor is liable in the same manner and to same extent as an adult for torts committed by him. No action can be brought against a minor under the law of contract as the his agreement is void ab initio. Sometimes the question of अब minor's इनिशियो का liability क्या मतलब होता है? वॉइड अब इनिशियो। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अब इनिशियो, व्हाट डज इट मीन? starting से ही खत्म है। हाँ, यस, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, यस। आपका बेटा जो भी एग्जाम के कारण क्लासेस मिस हुई है ना, वो आप लगा लो, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग तो है सारे कंसेप्ट की, तो अच्छी तरह से आपको हेल्प हो जाएगी। आगे पढ़िए। Sometimes the question of minor's liability arises when the same act done by him amounts to the commission of a tort and breach of a contract. If allowing an action against a minor under law of tort amounts to an indirect enforcement of an agreement against him, the action does not lie. In Johnson versus Pye, a minor obtained a loan of £300 falsely representing his age, held he could not be made liable under an action for deceit. हम्म। In Jennings versus Rundle, an infant hired a mare to ride and injured her by overriding. The minor could not be made liable for an action, but negligence in tort as the action. हम्म। In substance was a breach of contract, but if the wrongful act through so originates from a contract, but it is totally independent of a contract, the action for the same can lie. In Bernard versus अब Haggis, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक छोटा सा माइनर बच्चा था, उसने क्या लिया? एक मेयर फॉर राइडिंग, हॉर्स का बच्चा, मेयर, फीमेल पोर्शन। तो उसने एक मेयर लिया राइडिंग के लिए, राइड करते करते उसको क्या होगी? इंजरी हो गई। कहता अब इंजरी होगी तो इसके कारण, बच्चे को नहीं, हॉर्स को इंजरी हो गई थी, राइडिंग के कारण हॉर्स को इंजरी हो गई। तो क्या इसके, और बच्चे के कोई रॉन्गफुल एक्ट के कारण इंजरी हुई थी, तो क्या इसमें बच्चे को टॉर्ट के लिए लायबल करेंगे? negligence.
वो कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे बच्चे को टॉट के लिए लायबल नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लायबल करेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लायबल बच्चा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे तो बच्चे ने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया था, यही क्या ना, एन इन्फेंट हायर्ड अ मेयर टू राइड एंड इंजर्ड बाय ओवर राइडिंग। तो ज्यादा चलाने के कारण वो उसको इंजरी हो गई थी। तो यहाँ पे तो उन्होंने कहा कि जो हमारी नेग्लिजेंस, बच्चे की कोई नेग्लिजेंस तो यहाँ पे कुछ खास दिख नहीं रही, बस उसने थोड़ा उसको ओवर यूज कर लिया था। तो उसकी जो भी लाइबिलिटी होगी वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होगी। सेम इसी तरह का केस आया था बर्नेट वर्सेस हैगिस, जिसके अंदर अगेन बच्चे ने घोड़ा लिया राइडिंग के लिए, पर बाद में बच्चे ने क्या करना शुरू कर दिया, उसको जंपिंग करानी शुरू कर दी। अब जंपिंग कर के कारण, उसको हाई फेंसिंग पे जंपिंग कराने के कारण वो घोड़ा मर गया। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे बच्चे की नेग्लिजेंस दिख रहा है, जहां पे उसने जंपिंग नहीं करी, सिर्फ राइडिंग ही करता रहा, वहां पे तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कवर हो गया। और उसका जो एरिया है कॉन्ट्रैक्ट में, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट में वॉइड था तो जीरो हो गया। राइट, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन तो चलो देख लेंगे, थोड़ी सी लग जाएगी। पर बर्नेट वर्सेस हैगिस में जहां बच्चा नेग्लिजेंट था, राइडिंग करते करते उसने जंपिंग भी करानी शुरू कर दी, जंपिंग करा करा के उसकी डेथ कॉज कर दी, यहाँ पे टॉट की लाइबिलिटी बनती है। क्लियर? यस, रीड कर लीजिए। ये आता है बेटा एग्जाम में, डिफरेंस भी आता है। वहाँ पे हाँ। इन जेनिंग्स बर्नेड वर्सेस रुंडल दोनों पढ़ लो, जेनिंग्स से लेके बर्नेट वर्सेस हैगिस। In Jennings versus Rundle, an infant hired a maid to ride and injured her by overriding. The minor could not be liable for an action for negligence in a tort, as the action in substance was for a breach of contract. But if the wrongful act originates from a contract, but it is totally independent of a contract, the action for the same can lie. In Burnett versus Haggis, Burnett, a minor, hired a mare for Haggis on the express condition that it would be used only for riding and not for jumping and larking. The minor allowed it used for only for riding and not the minor allowed it to jump over a high fence, with the result that she was impaled and killed. Here the negligence of the minor was held to be independent of contract and he was held liable for the same. फिर ओके बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? अब आगे हमारे जॉइंट टॉर्ट फीजर। जॉइंट टॉर्ट फीजर्स का क्या मतलब है, जब दो जने मिलके कोई टॉर्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, जॉइंट टॉर्ट फीजर्स। और मैंने कल ही आपको कराया था, व्हाट इज द लाइबिलिटी इन केस ऑफ जॉइंट, कोई भी चीज जॉइंट हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट जॉइंट हो रहा है या कोई भी जॉइंट चीज हो रही है, द लाइबिलिटी इन केस ऑफ जॉइंट पर्सन कमिटिंग दैट थिंग इज जॉइंट एंड सेवरल। जॉइंट एज वेल एज सेवरल, व्हाट डज दैट मीन्स, हम तीनों को इकट्ठे भी लाइबल कर सकते हैं, हम Single किसी single को line. इंडिविजुअली भी लाइबल कर सकते हैं। रीड कर लीजिए प्लीज। When two or more persons commit a tort acting in furtherance of a common design, they are known as joint tortfeasors. They are to be distinguished from independent tortfeasors. Independent tortfeasors act independently of each other but conquer to produce a single damage. Joint and independent tortfeasors are also known as composite tortfeasors. In Brook versus Boole, A and B enter these premises to search for an escape of gas. Each one of them in turn applied need light to the gas pipe and A's तो application कैंडल result. लेके गए होंगे ना, गैस पाइप को कैंडल लगा दी होगी। A's application resulted in an explosion damaging Z's premises, and B was also held liable for the damages as A and B were joint tortfeasors. The common example of tortfeasors are principal and agent, master and servant, and partners. Joint tortfeasors are jointly and severally liable, and action may be brought against by any one, any number, or all of them. क्लियर हो गया बेटा? यस, किसी टाइम पे जो हस्बैंड एंड वाइफ थे उनको भी जॉइंट टॉर्ट फीजर मानते थे, नेक्स्ट पेज पे है। पर अब पोजीशन चेंज हो गई है। अब जो हस्बैंड और वाइफ है उनका सेम स्टेटस नहीं है, जस्ट हस्बैंड को वाइफ के काम के लिए लायबल नहीं करेंगे, वाइफ को हस्बैंड के काम के लिए लायबल नहीं मानेंगे। ठीक हो गया, पहले मानते थे। देन आ गया हमारा पेरेंट, पर्सन हैविंग पेरेंटल और क्वाजाई पेरेंटल अथॉरिटी, पढ़िए। Parents and other persons in loco parentis, such as teachers and lawful guardians, have a right to administer अब मैंने punishment आपको on. बताया था, बीएनएस जब कराया था तब भी ये चीज बताई थी, कि जो हम स्कूल के अंदर बच्चों को एडमिशन कराते हैं और उनकी एल्युमिनेक के अंदर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि डिसिप्लिन के लिए जो भी चीज चाहिए होगी वो हम करेंगे। दैट मीन्स स्कूल वाले जो बच्चों को डांटते हैं, अच्छी तरह से समझाते हैं, वो क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमने लीगल गार्डियन से उनको एक अथॉरिटी दी है कि अब आप फॉर द टाइम बिंग हमारे बच्चों के लॉफुल पेरेंट्स हो, और आप मतलब लॉफुल गार्डियंस हो, अब आप हमारे बच्चों का ध्यान रखो। पर एट द सेम टाइम हमें न्यूज में बहुत केसेस सुनने को मिलते हैं जहां पे बहुत अच्छी तरह टीचर ने बच्चों को पेल दिया, पीट दिया, सब कुछ कर दिया, या समर, पूरी समर थी, बच्चे को बाहर खड़ा कर दिया। तो क्या वो एक्ट जस्टिफाइड है टीचर्स का?
नहीं जस्टिफाइड, क्यों नहीं जस्टिफाइड? क्योंकि मैम उन्होंने अपनी लिमिट एक्सटेंड कर दी है, एक डांटना और एक बच्चे को तंग करना वो अलग बात होती है। ठीक हो गया, रीड कर लीजिए। कहाँ पे था? यही लो, पेरेंट्स और पर्सन्स हैविंग क्वाजी पेरेंटल अथॉरिटी। parents and other persons in loco parentis such as teacher and a lawful guardian have a right to administer punishment on a child to prevent him from doing mischief to himself and others. Only reasonable and moderate punishment can be avoided, and the use of excessive force may take the adult liable for the same. हम्म। The authority of a teacher to correct his students is not limited to wrong done by the students in the school premises, but may extend to the wrong done by them outside the school. हाँ, शाम को क्या क्या ये क्या, पर वो कितना कर सकते हैं, लिमिटेड ही कर सकते हैं, ये नहीं कि बच्चे को पूरा ही सिस्टम खराब करना है। राइट हो गया बेटा। नेक्स्ट आ गया पेरेंट्स हैविंग, पर्सन्स हैविंग जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, वो क्या कर सकते हैं बताओ? मैम वो पनिशमेंट ही दे सकते हैं। हाँ, पनिशमेंट दे सकते हैं। और पनिशमेंट जो देंगे वो किस तरह की पनिशमेंट देंगे? लीगल पनिशमेंट देंगे। अगर उन्होंने कोई इलीगल काम कर दिया तो वो हम अलाउ नहीं करते, पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर हमने बीएनएस में पढ़ा था कि अगर बोनाफिडे मेरे से कोई गलती होगी, पूरी की पूरी रिसर्च करके गुड फेड मैप करके, फिर वो प्रोटेक्टेड रहेगा। तो वैसे ही हमारे टॉट्स में है। पढ़ लीजिए। Judicial Officers Protection Act 1850 grants protection to a judicial officer for any act done or ordered to be done by him in the discharge of his judicial duty. The protection is also available even though he acting honestly exceeds his jurisdiction. If, however, a magistrate acting malified illegally and outside his jurisdiction orders the arrest of a person, he is made liable for the wrong or false imprisonment. हम्म। Sail, Saila, ये क्या है? Saila मैलाफिडे, Jinar. अब ये क्या कह रहा है? अगर मैलाफिडे उसने किसी का अरेस्ट करा दिया फिर वो लायबल है, पर अगर बोनाफिडे किसी का अरेस्ट कराएगा, बोनाफिडे आफ्टर ड्यू इंक्वायरी गलती से किसी गलत बंदे का अरेस्ट होगा, फिर तो लायबल नहीं है। पर अगर मैलाफिडे करा रहा है फिर वो फॉल्स इम्प्रिजमेंट के लिए, और फिर वो टॉर्ट्स के अंदर लायबल होगा, अदरवाइज वो लायबल नहीं होगा। सेम बीएनएस में, सेम टॉर्ट्स में, क्योंकि फॉल्स इम्प्रिजमेंट एक ऑफेंस है इसके अंदर। फॉल्स इम्प्रिजमेंट इज इक्विवेलेंट टू योर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। जब हम क्रिमिनल के अंदर कहते हैं तो उसको हम वर्ड यूज करते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। जब हम सिविल वर्ड में टॉर्ट्स में यूज करते हैं कंपनसेशन लेने के लिए, तब हम वर्ड यूज करते हैं फॉल्स इम्प्रिजमेंट। तो अगर पुलिस वाले ने जानबूझ के मैलाफिटे किसी गलत पर्सन को अरेस्ट कर लिया है, तो अगर तो मुझे उसको जेल में डालना है, पुलिस वालों को पनिश करना है, फिर मैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का केस करूंगी। अगर मुझे जेल में नहीं डालना, कंपनसेशन चाहिए, तो मैं टॉर्ट्स में आके फॉल्स इम्प्रिजमेंट का केस फाइल करूंगी। राइट, आगे बेटा आगे पढ़िए। मैंने नाम बोला सैला क्या ये नाम? सईला जानंद पांडे वर्सेस सुरेश चंद्र गुप्ता। मैम इतने गंदे गंदे नाम रख कैसे रहते हैं लोग? अब उनको पूछो। The जब, protection is available only in respect of judicial proceedings rather than mere administrative or ministerial proceedings. State of UP versus Tulsi Ram. हाँ क्लियर हो गया बेटा। अब आ गया हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वाइकेरियस लाइबिलिटी। वाइकेरियस लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मैम एक नॉर्मली मिनट, तो, हाँ एक जी, मिनट, एक मिनट, एक मिनट, बस वो थोड़ा टेबल उठाना था। ओके बेटा। वाइकेरियस लाइबिलिटी का मैंने आपको टेबल भी भेजा है, खोले जरा, नोट्स खोलेंगे। मैम पेज नंबर क्या है? just I'm taking the page number। लीगल रेमेडी, ये मिल गया, मिल गया। मिल गया, हाँ जी मिल गया। पेज नंबर क्या है? मैम 7। 7, ओके। वाइकेरियस लाइबिलिटी का बेटा मैंने आपको नोट्स भी भेजे हैं। वाइकेरियस लाइबिलिटी में क्या क्या मतलब होता है वाइकेरियस लाइबिलिटी का? जनरली आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन एक्ट, पर कई जगह पे एक इंसान को दूसरे के एक्ट के लिए भी लायबल कर देते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप ऐसा है। अब मास्टर सर्वेंट, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप कैसा है? मास्टर इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द सर्वेंट डन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जपेश गया मारुति सुजुकी के ऑफिस में, या यहाँ पे होंडाई का शोरूम चले गया कि मेरी गाड़ी ठीक कर दो। ठीक है, उन्होंने गाड़ी ठीक करने की जगह और खराब कर दी। वो लाइबल है, कंपनसेशन दो। आप टेक्नीशियन को तो नहीं पकड़ोगे, किसको पकड़ते हो? मालिक को। मालिक को, कंपनी वालों को। क्यों पकड़ते हो? मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। हम मालिक को पकड़ते हैं, मालिक कल को अपने आप देखे अपने सर्वेंट के साथ क्या करना है। ये जो प्रिंसिपल है वाइकेरियस लाइबिलिटी का प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल जो मास्टर को हम पकड़ रहे हैं, सर्वेंट को नहीं पकड़ रहे, ये कहाँ से आ रहा है? Principle of विजय। vicarious liability. That means generally a person is responsible for wrong which he have done। पर कई बार रिलेशनशिप ऐसा होता है उसके अंदर जो डीप पॉकेट वाला बंदा होता है, जिसकी पॉकेट बड़ी होती है,
और जिसके गुडविल पे, जिसके भरोसे के बेसिस पे हम उस कंपनी में आए हैं, उसको पकड़ो, वो अपने आप अपने सर्वेंट का जो करना है वो देखेगा। तो ये जो हमारा बेटा वाइकेरियस लाइबिलिटी का रिलेशनशिप है, ये हमारा हर रिलेशन, हर केस में नहीं है। ओनली इन 3 केसेस हमारा वाइकेरियस लाइबिलिटी का प्रिंसिपल चलता है। नंबर 1, प्रिंसिपल एजेंट। प्रिंसिपल एजेंट किसी भी बिजनेस ने जहां पे एक प्रिंसिपल है, एक एजेंट है। नंबर 2, प्रिंसिपल एजेंट के साथ नंबर 2 हमारे पार्टनर्स। पार्टनर, जो बिजनेस हम फॉर्म करते हैं, किस तरीके से फॉर्म करते हैं? मैम 3-4 पार्टनर्स लेके कंपनी का शेयर किसी किसी को देके उसके बाद उसमें कंपनी स्टार्ट करते हैं, ताकि हर किसी को उसके परसेंटेज की प्रॉफिट के हिसाब से उसको, मतलब परसेंटेज ओनरशिप के हिसाब से उसका प्रॉफिट डिवाइड नॉर्मली होता जब है। हम बिजनेस देखते हैं ना बेटा, हमें 3-4 स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले है कि अगर तो हिंदू जॉइंट फैमिली है, तो वो अपना एक बिजनेस दुकान खोल लेगी और उसका नाम रख देगी हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस, और टैक्स उसका चल जाएगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम पे। नंबर 2, मैं अकेली हूँ, मैंने अकेली ने अपना एक बिजनेस रन कर लिया, उसको मैंने क्या बनाया, फर्म बनाया, मैसर्स प्रिया एंटरप्राइजेस, मैसर्स प्रिया कुछ ऐसे, कोई भी नाम। वो क्या बनाई, मैसर्स वर्ड यूज करके फर्म बना दी हमने। दूसरा, आपने और मानिक ने इकट्ठे मिलकर कोई काम शुरू किया, उसमें आप और मानिक क्या बन के पार्टनर्स। तो एक सिंपल फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म। ठीक हो गया। एक हमने क्या अभी डिस्कस कर लिया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। चौथा, जो बिल्कुल ही लीगल स्ट्रक्चर, लीगल तो चलो सारे हैं, जो बिल्कुल ही हमारा कहते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, जिसका अपना कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, जो डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी है, वो हमारा बिजनेस क्या होता है, कंपनी। कि कंपनी बना ली हमने पूरा का पूरा लीगल सिस्टम फॉलो करके। अब कंपनी के अंदर जो हमारी बेटा कंपनी बनती है, ये प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है, पब्लिक लिमिटेड भी हो सकती है, ये 1 पर्सन कंपनी भी हो सकती है। बट इसके अंदर हमारी जो लाइबिलिटी हो जाती है वो लिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है। मतलब कल को अगर हमें घाटा भी पड़ गया, कंपनी के शेयर्स वगैरह, कंपनी की प्रॉपर्टी बिकेगी, हमारी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी हार्म नहीं होगा। बट इन केस ऑफ फर्म, इन केस ऑफ पार्टनरशिप, एक बोलते हैं सेइंग है, ओल्ड सेइंग, कि घर के बर्तन तक बिक जाते हैं जब घाटा पड़ जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कल को आपको लॉस हो जाता है तो आपकी पूरी फैमिली को ही लॉस हो जाता है। क्लियर हो गया बेटा? तो एक हो गया हमारा सिस्टम जिसमें हमने सोल प्रोपराइटरशिप बनाई, फर्म बनाई इन द फॉर्म ऑफ सोल प्रोपराइटर, जहां पे मैं ही मालिक हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। एक होगी जपेश और मालिक ने मिलकर क्या बना दी, पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म में एक प्रिंसिपल चलता है, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी? कि काम करने के लिए तू मेरा भाई, मैं तेरा भाई। थर्ड पार्टी के लिए, यू आर माई ब्रदर, आई एम योर ब्रदर। मीन्स फॉर योर एक्ट्स आई विल बी रिस्पॉन्सिबल, फॉर माई एक्ट्स यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो दैट इज वाई ये कह रहे हैं कि मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप में, पार्टनर्स के रिलेशनशिप में और प्रिंसिपल एंड एजेंट के रिलेशनशिप में हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या चलता है, वाइकेरियस लाइबिलिटी। दैट मीन्स तुम मेरे काम के लिए लायबल, मैं तुम्हारे काम के लिए लायबल, और म्यूचुअल एजेंसी भी पार्टनरशिप में चली रही है। क्लियर हो गया बेटा? यस। और तीसरा आ गया हमारा मास्टर सर्वेंट। मास्टर सर्वेंट तो आपको पता ही है, अगर मेरे सर्वेंट ने कुछ कर दिया तो हम किसको पकड़ेंगे, मास्टर को पकड़ेंगे। क्लियर? तो वाइकेरियस लाइबिलिटी किसके ऊपर है? वाइकेरियस लाइबिलिटी मींस कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिसमें हम अपने काम के लिए बाउंड नहीं है, दूसरे के काम के लिए भी बाउंड हैं, और हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलिए रीड करिए, पहले नोट्स में रीड करेंगे। वाइकेरियस लाइबिलिटी, जनरली स्पीकिंग, A person is liable for his own act, but in many cases he may be held responsible for the torts committed by others. This is known as vicarious liability. That is हाँ, तो liability. वाइकेरियस लाइबिलिटी में हम कंपनसेशन जब देने, वो तो इजीली दे सकते हैं, डी पॉकेट थ्योरी है ना, मास्टर के पास ज्यादा पैसे कॉपी पे करें। तो 100% हमारा टॉर्ट्स के केस में कौन सा प्रिंसिपल लगता है, वाइकेरियस लाइबिलिटी। दैट इज वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉर्ट्स कमिटेड बाय अनदर। कौन कौन से लोग? Vicarious liability is a kind of strict liability person स्ट्रिक्ट pays. लाइबिलिटी है, मैं ये नहीं कह सकती कि सर गलती हो गई, ये वो कुछ नहीं है। अब मेरे सर्वेंट से गलती होगी, मास्टर पे करेगा ही करेगा। एजेंट से गलती होगी, प्रिंसिपल पे करेगा ही करेगा। अब एक पार्टनर से गलती होगी, दूसरा पार्टनर पे करेगा ही करेगा। तो वैसे तो हम भाई भाई नहीं है, पार्टनरशिप में बोलते हैं हम लोग भाई भाई, तो वैसे है नहीं। पर अब इस काम के लिए हम भाई बने हैं तो भाई का फर्ज भी निभाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। यस, आगे चलिए। Number one, principal and agent. When the प्रिंसिपल principal, एंड एजेंट कौन होता है? प्रिंसिपल एक हेड, एजेंट उसका पर्सन। तो जहां पे भी प्रिंसिपल ने एक एजेंट को अपॉइंट किया है, वहां पे उससे कोई भी गड़बड़ हो जाती है तो वहां पे प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रोवाइडेड
प्रिंसिपल ने उसको ऑथराइज किया हो वो काम करने के लिए। अगर एजेंट अपनी मर्जी से उल्टा पुल्टा करे जॉब के बाहर जाके, तो वो वहां पे वो लायबल नहीं होगा। यस। When the principal explicitly or impliedly authorizes some act to be done, he is liable for such an act of the agent if the same has been in the course of performance of his duties as an agent, where the owner of A or can ask his friend to drive the car and causes an accident, the owner will be liable. क्लियर हो गया बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपने अपनी स्कूटी दे दी मानिक को, जा मानिक ले जा, मेरी स्कूटी कपूरथला आया है, जलंधर आया है। यू आर माई फ्रेंड फ्रॉम कपूरथला। अच्छा, आपको कोई ऐसे रैनिक मार्केट जाना है, नो प्रॉब्लम, मेरी स्कूटी ले जाना। अब मानिक ने स्कूटी अच्छी नहीं चलाई, एक्सीडेंट कर दिया, कौन लायबल है? मैं स्कूटर ही मेरी है जिसके नाम पे डॉक्यूमेंट्स है। हाँ, जिसके नाम पे डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स पापा के नाम पे भी हुए, तब भी पापा आपने अपना एजेंट अपॉइंट किया, वो लायबल। तो इसके अंदर बेटा जो हम बात कर रहे हैं लायबिलिटी की, क्रिमिनल लायबिलिटी की बात नहीं कर रहे। जो एक्सीडेंट मानिक ने किया है, अगर मैम, क्रिमिनल नेग्लिजेंस हो गई उससे कोई, तो वहां पे वो बीएनएस में लायबल मानिक ही रहेगा, पर कंपनसेशन के लिए आप लायबल हो जाओगे। एक जैसे अब एजेंट का एजेंट हुआ, जैसे मेरे पापा की स्कूटर है, वो मैं एजेंट हूँ, मेरे पास है। आगे मैंने मानिक को दी, वो एजेंट का एजेंट हो गया, तो उसके लिए भी हेड है कि बड़ा वाला हेड एजेंट में आया है। हाँ, तो कोई भी पर्सन जिसने आगे आगे दे दिया कुछ भी है, जिससे अब वो सारे एक ही लेवल पे हो गए ना, सारे एक ही लेवल पे हो गए। आपने अपनी स्कूटी दी, वहां से उनको एक्सीडेंट हो गया, तो टॉर्ट्स में आप ही लायबल हो। ठीक है, आगे चलिए। Number two, partners. If any one of the partner commits any tort in the ordinary course of business of the firm, all the other partners of the firm are liable for that to the same extent as the guilty partner. The liability of each partner is joint and several. जॉइंट एंड सेवरल अंडरस्टूड। व्हाट इज जॉइंट? इकट्ठे, अभी इंडिविजुअली भी। आगे चलिए। Third, master and servant. A master is liable for the torts committed by his servant while acting in the course of his employment. The servant is also liable. तो सेम इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे ही आपने, एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे या एम्प्लॉयमेंट के दौरान एक्ट होना चाहिए, तभी मास्टर लायबल होगा। अगर आपने एम्प्लॉयमेंट के बाहर जाके काम किया तो मास्टर लायबल नहीं होगा। जैसे अब जोमेटो वाली कंपनी है, वो जोमेटो वाला जो पर्सन है, वो आपके घर में पिज्जा देने आ गया। ठीक है, पिज्जा देने आ गया, तो आपने कहा ओके पिज्जा यहाँ पे रख जाओ, मैं लॉबी में रख दो, बाहर वरांडा में रख दो, मैं आता हूँ। वो पिज्जा आप वरांडा में रख के आपको गेट लगा के चल जाओ, जाते जाते वो आपकी स्कूटी भी ले गया। तो इसमें किसकी लाइबिलिटी है? मैम, वो तो उसकी खुद की है। वो तो उसकी खुद की। यस, यही आंसर मैं वेट कर रही थी, कि यहाँ पे जब जाते जाते थेफ्ट कर गया, थेफ्ट की लाइबिलिटी कहाँ है बीएनएस में? हम्म। यहाँ पे हम कह रहे हैं टॉर्ट्स के लिए लाइबल होएगा वो। अगर जाते जाते वो न्यूसेंस कर गया, कुछ गंद मंद डाल गया, डस्टबिन को ऐसे फेंक गया, पूरा घर ऐसे गंदा हो गया, डॉगीज डूगीज आ गए घर में, अब न्यूसेंस होगी, तो उसके लिए वो लायबल होएगा, पर वो थेफ्ट के लिए लायबल नहीं होगा। हाउएवर थेफ्ट का एक हमारा वर्ड इसमें हम करेंगे ट्रेसपास, ट्रेसपास टू गुड्स, जिसके अंदर थेफ्ट का भी एक कन्वर्जन कन्वर्जन कुछ वर्ड यूज करेंगे हम ट्रेसपास टू गुड्स के लिए। वहां पे अगर आपने सिविल लॉ में उससे कुछ पैसे लेने हैं, देन आप ले सकते हो। यस बेटा, इसके अंदर हमारा मैक्सिम आता है कि रिस्पोंडिएट सुपीरियर। रिस्पोंडिएट सुपीरियर का मतलब क्या है? कि इस तरह के केस में, वाइकेरियस लायबिलिटी के केस में, लेट द प्रिंसिपल बी लायबल, लेट द प्रिंसिपल बी लायबल। दूसरा हमारा मैक्सिम आता है क्विड फैक्टिव पर एलियम फेसिट पर से। दैट मीन्स, इसका सिंपल सा मीनिंग, ही हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर इज डीम्ड इन लॉ टू डू इट हिमसेल्फ। जो अपना एजेंट रख के काम करा रहा है, तो हम मानते हैं वो खुद ही किया है। राइट, आगे चलिए। वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट बिजनेस कैरी अब मैं RCF। समझा देती हूँ इसमें क्या कह रहा है ये वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट। पहले ना बेटा कहते थे कि जो स्टेट होती है ना, स्टेट, अब गवर्नमेंट भी तो काम करती है ना। हमारी जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज, काम सेक्टर है गवर्नमेंट के, उनके अपना ऑफिसेज, अपना सारा कुछ है। जैसे डिफेंस, अब डिफेंस के लिए गवर्नमेंट ने अपनी फैक्ट्रियां बनाई है। मिंट एजेंसीज जो कॉइन छापती, करेंसी नोट्स, मिंट सेंटर्स बनाए हैं। हमारे कपूरथला में आरसीएफ है, रेल कोच फैक्ट्री, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। अब गवर्नमेंट भी तो काम करती है। अब गवर्नमेंट ने अगर अपने काम करते करते कोई टॉर्ट्स कमिट कर दिया, तो क्या गवर्नमेंट को हम लायबल करेंगे या नहीं? तो पहले तो ये पोजीशन थोड़ी सी हैप्पीजार्ड सी थी। फिर हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, तो कॉन्स्टी के अंदर एक आर्टिकल 300 लिखा गया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट जब इस तरह का काम कर रही है, जिसमें वो घर चला रही है,
बिजनेस चला रही है, कुछ इस तरह के रेगुलर वर्क कर रही है कि कंपनियां खोल के बैठी है या कुछ है, वहां पे अगर गवर्नमेंट कोई टॉट कमिट कर देती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट उस टॉट के लिए ऐसे ही लायबल होगी जैसे बाकी एक इंडिविजुअल लायबल होगा, वैसे ही लायबल होगी जैसे कौन लायबल होगा, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल। अब गवर्नमेंट के केस में बेटा एक डिस्टिंक्शन आई थी जो बाद में ओवररूल हुई है काफी केसेस में, सॉवरेन एंड नॉन सॉवरेन फंक्शंस की। कहते हैं जब सरकार है ना वो दो तरह के काम करती है, एक वो काम करती है सॉवरेन फंक्शंस, एक वो करती है नॉन सॉवरेन फंक्शंस। सॉवरेन क्या हो गया, जैसे वॉर जैसी सिचुएशन है, वॉर को रोकना। अब वॉर को रोकने के लिए वो आर्मी पूरी एक्ट कर रही है, डिफेंस करना, ये कुछ करना। कहते जब तो सरकार अपने सॉवरेन फंक्शंस कर रही है, उस टाइम पे मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, वॉर रोकना, ऐसा उस टाइम पे अगर बाई चांस कोई टॉट कमिट हो जाता है तब हम गवर्नमेंट को लायबल नहीं करेंगे। पर जब गवर्नमेंट जो है हमारे नॉन सॉवरेन फंक्शंस करिए, नॉन सॉवरेन का मतलब है जैसे आरसीएफ, कपूरथला की आरसीएफ की फैक्ट्री, ये जितने भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हैं, जब नॉन सॉवरेन फंक्शन कर रही है, उस टाइम पे अगर कोई टॉट कमिट हो जाए देन हम गवर्नमेंट को भी लायबल कर लेंगे। समझ आ गया थोड़ा सा? ओके। मैम एक बार दोबारा बोल दो। ओके बेटा मैं समझाती हूँ, कोई बात नहीं। आप पहले ऐसे करो, ये वाला जो पुराना वाला है वो रीड कर लीजिए, वाइकेरियस लाइबिलिटी पेज नंबर 591 पे, अच्छा तो बुक में। बुक में। फिर हम वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, पहले आप समझ लो। कहाँ पे है? फाइव वैसे नाइन्टी कुछ वन खास नहीं है बेटा, गवर्नमेंट के पास ना कुछ सॉवरेन इम्यूनिटी है। सॉवरेन इम्यूनिटी का क्या मतलब है, जब भी सरकार कोई वॉर जैसी सिचुएशन है या पब्लिक पीस को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई काम कर रही है या डिफेंस के रिलेटेड कोई काम कर रही है, उस टाइम पे गलती से अगर गवर्नमेंट से कोई टॉट कमिट हो जाता है, कोई न्यूसेंस हो गया, कोई भी डेफेमेशन हो गया, उस टाइम पे गलती से गवर्नमेंट से अगर कुछ हो जाए टॉट्स जैसी चीज, तब हम गवर्नमेंट को लायबल नहीं करते हैं। पर जब गवर्नमेंट हमारी नॉन सॉवरेन फंक्शंस करिए, नॉन सॉवरेन का मतलब जैसे आरसीएफ चलाना, इस तरह की नॉर्मल फैक्ट्रियां खोल के बैठे उसको चला रही है, उस टाइम पे नॉन सॉवरेन काम में अगर टॉट कमिट हो भी जाए देन गवर्नमेंट लायबल। तो ये पहले उन्होंने डिफरेंस बताया था सॉवरेन और नॉन सॉवरेन फंक्शंस में। यस, पढ़िए वाइकेरियस लायबिलिटी। बस। Generally, a person is liable for the wrong done by himself rather than the wrong of other person. But in certain relationships, like those of principal and agent, partners in a partnership, firm and master and servant, vicarious liabilities arises. हम्म। Number one, principal and agent. When the principal expressly or impliedly authorizes some act to be done, he is liable for such an act of the agent if the same has been done in the course of performance of his duties as an agent. In हम्म। Lloyd versus Grace Smith and Company, the managing clerk of a firm of solicitors defendant, while acting in the ordinary course of his business, committed a fraud against a lady client, although the agent had acted solely for his own personal benefit. The defendants were held liable because the agent was acting in the course of performance of his duties as an agent. In State हाँ Bank तो of क्लियर हो गई इस पॉइंट पे कि जहां पे एक फर्म थी एडवोकेट्स की, उसमें से एक जन ने ठगी कर ली, सारी की सारी फर्म लायबल कर दी उन्होंने। आगे मैम, चलिए। लेकिन वैसे गलत बात नहीं है कि अगर जिसकी गलती है उसको, पार्टनरशिप फर्म होगी ना। जिसकी गलती है उसको नहीं, जौन सा मालिक है वो बेचारा है मेरे नहीं फंस रहा है। बेचारा कोई नहीं है, बाद में मालिक उसको सू करके अपने पैसे ले सकता है। अच्छा फिर ठीक है ना। थर्ड पार्टी के लिए मालिक लायबल है, बेचारा कोई नहीं है। हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें, वो आपस में जो मर्जी करें। अगर बेचारा होता तो काम ही क्यों करता। नहीं बिजनेस नहीं इज अ मैम, वो रिस्क, बेचारा बिजनेस इज अ नहीं। बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस इज अ रिस्क। यस मैम। हम्म। In State Bank of India versus Shyama Devi, the Supreme Court has held that if a bank employee receives some cash and checks from his friend in his personal capacity without giving any proper receipts for depositing the same with the bank cannot be made बट ये वाला liable. क्वेश्चन बड़ा ज्यादा आता है पेपर में कि जैसे अब हम जैसे हम वो करते हैं ना बैंक्स के अंदर कुछ मंथली सेविंग स्कीम्स वगैरह करते हैं कई लोग, कई लोग ईयरली करते हैं, कई लोग तो 10 10 ईयर्स के आजकल करते हैं, 5 साल बाद इतने पैसे दो फिर इतने साल बाद इतने बनेंगे। तो लेट अस सपोज आपने कोई स्कीम लगाई हुई थी, जो बैंक वाला जो वहां पे वर्क कर रहा है, पीओ जो भी पीओ की कैपेसिटी में है, कोई भी है उसका पर्सन, वो आपका फ्रेंड है, आप उसको शाम को पैसे दे आते हो हर महीने जाके कि मेरे डिपॉजिट कर ली, और आप उससे रिसिप्ट्स ले ही नहीं रहे, रिसिप्ट्स ले ही नहीं रहे, कल को आपको 5 साल बाद पता लगता है कि उसने तो कोई पैसे लिए बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किए, वो खा गया। अब क्या बैंक वाले इस चीज के लिए लायबल होंगे? नहीं, क्यों?
मैम अगर उसने डिपॉजिट करे, मतलब वो तो उसकी गलती है ना, वो रिसिप्ट वो खुद ले, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती होगी हाँ, ना। आपने कौन सा बैंक में जाके उसको पैसे दिए हैं? अगर हम्म। बैंक में जाके दिए होते, वो रिसिप्ट नहीं देता आपको, कुछ ना कुछ कागज देके चल जाता, हर बारी आप ऐसे होता, तो आपकी पर्सनल मतलब बैंक वालों की गलती मानी जानी थी। अब तो आप पर्सनल कैपेसिटी में एज अ फ्रेंड उसको दे जा रहे हो, तो यहाँ पे बैंक वालों की कोई गलती नहीं है। क्लियर? तो वाइकेरियस लायबिलिटी बैंक वालों के ऊपर नहीं पड़ेगी। आगे चलिए, पार्टनर्स। बस। समझ आ गया ना बेटा? कोई डाउट तो नहीं इसमें? मैम मैं तो बोल बोल के थक गया हूँ सुबह का। ओके, चलिए। अब पता लग रहा है बेचारे मानिक का क्या हालत होगा मेरे पीछे से। आगे चलिए, पार्टनर्स। If any one of the partners commits any tort in the ordinary course of business of the firm, all the partners of the firm are liable for that to the same extent as the guilty partner. The liability of each partner is joint and several. द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज जॉइंट एंड सेवरल। पता है क्या, लॉ की लाइफ ही बड़ी लंबी है। लॉ में मतलब इतनी बड़ी बड़ी जजमेंट्स आती, इतना सारा कुछ, तो लॉ के अंदर तो बार बार रीड करना, बोलना, रीड करना। इतने एज्ड एडवोकेट्स होते हैं, वो सारी जिंदगी पढ़ते रहते हैं। मैम देन आ लेकिन ये गया। भी एक बात जरूर है, जब एक बारी शुरू हो जाए अगले बंदा डर जाता है। प्रोफेशन इज गुड। देन मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप। A master is liable for the torts committed by his servant while acting in the course of his employment. The servant is also liable. They are considered to be joint tortfeasors, and their liability is joint and several. The master's liability arises when the following essentials are present: the tort हाँ, was committed by a servant, the servant committed the tort while acting in the course of the employment. अब मैं आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप आंसर दोगे मुझे। आपका ड्राइवर गया, आपने उसको कोई काम बोला, किसी को छोड़ छूट के आना था या कुछ भी है, उसमें उसने नेग्लिजेंट ड्राइविंग की, या नेग्लिजेंट कोई कंडक्ट में, ही वॉज वेरी नेग्लिजेंट। तो कल को वो, जैसे स्कूल बसेस वगैरह भी होती है ना, स्कूल बसेस के पीछे लिखा होता है कि अगर ये बस तेज चलाएंगे तो स्कूल वालों को फोन कर देना। Hmm. तो अब आपका जो सर्वेंट था, उसकी नेग्लिजेंस के कारण कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उसके लिए क्या आपको लायबल माना जाएगा? Yes, ma'am. हाँ तो मेरा servant. आपका सर्वेंट है। अब आपने कोई टैक्सी हायर की, Hmm. टैक्सी हायर किया, अब टैक्सी वाला थोड़ा नेग्लिजेंट हो गया, उसने कोई गड़बड़ कर दी, जो टैक्सी वाला इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ना, उसको छोड़ के जाना था किसी को, तो अब उस केस में आपको लायबल किया जाएगा या टैक्सी वाले को किया जाएगा? मैम उसमें भी मेरे को तो लगता है कि मेरे को ही करा जाएगा, बिकॉज हमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा था कि तू इसको छोड़ के आएगा। तो तब तक तो वो मेरा सर्वेंट ही हो, जब तक वो उस बंदे को छोड़ता नहीं, और उसमें नेग्लिजेंस करेगा तो मेरे को पकड़ेंगे। इसके अंदर बेटा एक डिफरेंस है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर में और आपके सर्वेंट में। उसमें कहते हैं कि जो मास्टर है ना, वो सिर्फ अपने सर्वेंट के कंडक्ट के लिए लायबल है। जब हम अपने किसी भी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए कोई इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स ले लेते हैं, जैसे ओला कैब, वो अपनी कंपनी रन कर रहे हैं। कई बार तो हम ओला उबर लेते हैं, वो हमारी बात भी नहीं सुन रहे होते, इरिटेट ही हुए पड़े होते हैं। हम उनको कुछ पूछ रहे हैं, वो जवाब भी नहीं ठीक तरह देते। तो नॉर्मली ऐसा कई बार हो जाता है ना, कई अच्छे भी होते हैं। सो वो लोग क्या है, ओला उबर वाले या कोई टैक्सी वाला, वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है। इसमें वो कहते हैं कि जब भी हमने सर्वेंट को लायबल करना है, वो एक्चुअली में हमारा सर्वेंट होना चाहिए। अगर वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, तो उसके एक्ट के लिए उसकी कंपनी लायबल होगी, हम लोग लायबल नहीं हो सकते। राइट? तो मास्टर जो होगा, वो सिर्फ अपने सर्वेंट के लिए वाइकेरियसली लायबल होगा, उसके एक्ट्स के लिए। मास्टर किसी भी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के एक्ट्स के लिए वाइकेरियस लायबल नहीं हो सकता। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, रीड कीजिए, हु इज अ सर्वेंट। A servant is a person employed by another to do work under the directions and control of his master. A servant should be distinguished from an independent contract. A master is liable for the torts committed by his servant, whereas an employer is not liable for the torts committed by an independent contractor employed by him. A servant is an agent to whom the master not only instructs as to what is to be done, but also directs him as to हाउ द how the वर्क इज work टू बी is डन। done. An independent contractor is one who undertakes to do certain work and regarding the manner in which the work is to be done. He is the own master who exercises his own discretion. My car driver, for example, is my servant and is for negligent driving, I will be liable. On the other hand, if I hire a taxi for going from one place to another, the taxi driver is independent contractor, and if he drives negligently, I will not be able to liable for his wrongful act. क्लियर हो गया बेटा? Yes, समझ ma'am. आ गया डिफरेंस? नेक्स्ट पेज पे आइए, तो हॉस्पिटल अथॉरिटीज का क्या स्टेटस है। कहते हैं जो हॉस्पिटल अथॉरिटीज, अब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, है ना, उसके अंदर हमारे कितना स्टाफ काम करता है।
तो स्टाफ के लिए तो हॉस्पिटल अथॉरिटीज ही लाइबल होती है, मुझे स्टाफ उल्टा पुल्टा बोलता है, कभी कुछ करते हैं, कुछ नेग्लिजेंट हो जाता है, कोई गलत इंजेक्शन लगा दे, कुछ लगा दे, तो वहां पे हॉस्पिटल अथॉरिटीज आर लाइबल फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ देयर प्रोफेशनल एजेंट्स। रीड कीजिए। The hospital authorities are liable for the professional negligence of their staff, including radiographers, resident house surgeons, assistant medical officers, nurse, and part-time anesthetics. ठीक है बेटा, कोई क्लियर तो नहीं आपको, कोई डाउट तो नहीं इसमें? No, ma'am. ओके, आगे पढ़िए। When a master lends the service of his servant to another person and the servant commits a tort, the question which arises is whether the permanent master would be liable for the servant's act or the person who is making temporary use of the servant's service. The, that one of the two who has the power to control the manner in which the act of the servant is to be done will be liable. हम्म। In Mercedes and Harbour Board versus Goggins and Griffiths Liverpool Limited. A Harbour Board was who owned a बेटा ये number of. देखो, एक ना मैं आपको केस भेजा है, थोड़ा इंटरप्ट करने के लिए सॉरी। एक केस भेजा है जिसके अंदर ऐसे ये जो हॉस्पिटल अथॉरिटीज हैं उनकी प्रोफेशनल कुछ नेग्लिजेंस थी, साथ में कुछ डॉक्टर की प्रोफेशनल नेग्लिजेंस थी, जहां पे मेडिकल नेग्लिजेंस का केस बना था टॉर्ट्स के अंदर, और बहुत ही हाई लेवल ऑफ कंपनसेशन दी गई थी। पढ़ेंगे थोड़ा सा उसके बारे में, मैं रीड कर लेती हूँ नहीं तो। नहीं नहीं मैं पढ़ तो लूंगा अभी। हाँ जी, ये हाईएस्ट कंपनसेशन अवार्ड मिला है इन अ मेडिकल नेग्लिजेंस केस। कितना अवार्ड दिया है? 11.5 करोड़ का, to the family of Anuradha Saha in 2013 following a Supreme Court judgment. This case involved a wrongful death due to medical negligence, which was the highest payout in the country's history at a time. While the compensation amounts can vary widely based on specifics of the case, कि ये वाला जो केस है ये रिकॉर्ड सेटिंग है, क्योंकि इसमें 11 करोड़ का कंपनसेशन अवार्ड मिला था। दिस मैम एक केस। मिनट, मैं हाँ एक जी, मिनट पानी की बोतल भरा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। Awarded in The highest compensation awarded in a medical negligence case in India is rupees 11.5 crore to the family of Anuradha Saha in 2013 following a Supreme Court judgment. This case, which involved a wrongful deed due to medical negligence, was highest payout in the country's history at the time. While compensation amounts can vary widely based on the specifics of the case, this record-setting award aimed to serve as a deterrent against future negligence. Case तो details. डेटरेंट इफेक्ट तो ये कह रहा है कहता है टॉर्ट्स के अंदर इतनी ज्यादा कंपनसेशन दे देते हैं, सरकार में कंपनसेशन है ना टॉर्ट्स में। तो अगर हम भारत की हिस्ट्री की बात करें तो 2013 में एक मेडिकल नेग्लिजेंस का केस आया था, जिसमें लेडी थी, ये उनकी डेथ हो गई थी, और डेथ होने के बाद जब हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस सामने आई तो कितना अमाउंट उनको ऑर्डर किया गया? 11 करोड़। तो कहते हैं ये जो 11 करोड़ हमने इसलिए ऑर्डर किया है, पोटेंशियल इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट भी मिलना था, 11 करोड़ प्लस इंटरेस्ट। ये इसलिए ऑर्डर किया कि तो कि हॉस्पिटल्स वगैरह काफी ज्यादा नेग्लिजेंट हो रहे हैं, रिसेंटली देखा गया। तो ये एक डेटरेंट इफेक्ट भी देगा कि अगर हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस के कारण किसी की डेथ हो गई है तो हॉस्पिटल्स जो है वो लायबल होंगे। अभी एक लेटेस्ट केस है बेटा, 2025 का ही है, मैंने आपको उसका भी स्क्रीनशॉट भेजा है। डीप नर्सिंग होम वर्सेस मनमीत सिंह मत्तेवाल। इसके अंदर बेटा हमारा उसके साथ हमारा मैक्स हॉस्पिटल का केस दिया हुआ है मैंने उसमें। इसमें मैक्स हॉस्पिटल जो था देहरादून का, उसको 2 लाख, सॉरी 2 लाख कह रही हूँ, 10 लाख रुपीज कंपनसेशन अवार्ड ऑर्डर हुआ। उसके अंदर हुआ क्या था, एक पेशेंट आया था, कोई डीएससी टेस्ट होता है हार्ट का, हार्ट का टेस्ट होता है कार्डिक अरेस्ट के केस में, कोई डीएससी टेस्ट होता है, वो टेस्ट कराने गया, वो टेस्ट के कारण उसकी डेथ हो गई। मतलब टेस्ट गलत गया होना है। कुछ मतलब कुछ ना कुछ सिरिंज विरिंज गलत कर दी होगी या कुछ है, मैम उन्होंने तो वो बाद में डोज प्रूव हुआ। एनेस्थीसिया डोज या कुछ ना कुछ ज्यादा दे दी होनी जिसके कारण एकदम हार्ट राइज हो गया हाँ उन्हें राइट कार्डियक राइट, अरेस्ट हो गया ऐसे ही होगा। कुछ किया था उन्होंने, कि कोड उसके अंदर कुछ वो दवाई ज्यादा दे दी थी, डोज वगैरह का कुछ ऐसा था, जिसके कारण उस पर्सन की डेथ हो गई। तो उसके अंदर मैक्स हॉस्पिटल को 10 लाख कंपनसेशन ऑर्डर हुई थी। ये रीसेंट मेडिकल नेग्लिजेंस वाला केस भी आप रीड कर लीजिए। Recent medical negligence cases in India in 2015 include a Max Hospital case where it was ordered to pay rupees 10 lakh in compensation after a patient's death during a test.
And the Patna High Court's order for stricter regulations of 40-bed hospitals following a maternal death. The Supreme Court also made a significant ruling in Deep Nursing Home versus Manmeet Singh Matewal, clarifying that consumer forums cannot invent a new cases beyond the initial pleadings and order a refund of rupees 10 lakh to a doctor. हाँ, इवन वो जो हमारा अनुराधा साहा का केस था ना बेटा, उसके अंदर जो दवाई दी थी ना, वो 15 टाइम्स ज्यादा दे दी थी नॉर्मल डोज से। मैम बंदे ने तो फिर मरना ही है, बॉडी ने और रिएक्ट नहीं करना है, तो शुरू कर देना उन्होंने उससे कहा उसको। था कि ये तो बहुत नेग्लिजेंस होगी, तभी 11 करोड़ की कंपनसेशन दी थी कि आप इतना बड़ा हॉस्पिटल, आपको पता नहीं है डोसेज कितनी देनी है। मैम वैसे ये बात है ना, एक बंदा मर के अपनी फैमिली को करोड़पति कर गया। लाइफ कैन नॉट कम बैक बेटा। मैम वो तो लाइफ इज हुआ मोर है। वैल्यूएबल, मनी कैन कम बैक, मनी कैन गो, बट लाइफ कैन नॉट कम बैक। मैम लेकिन आजकल मैम लोगों की माइंडसेट ये है, पैसा चाहिए। हाँ, it at one stage they need, you need money because money is of course power. मनी से आप सब कुछ ले सकते हो, अपनी लाइफ अच्छी कर सकते हो, बट स्टिल मनी कैन बी अर्न, मनी कैन बी टेकन अवे, मनी कैन कम बैक, बट इट इज लाइफ, लाइफ कैन नॉट कम बैक। मैम वो तो है तो अब। एंड लाइफ इज मोर प्रिविलेज। और कल भी मैंने आपको टॉपिक कराया था, जिसमें मैंने कराया था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ। एक लिवर है, अगर उसको ट्रांसप्लांट करना हो 70-80 लाख कहीं नहीं जाते। एक नॉर्मल से दांत भी करना हो तो 1 लाख 1.5 लाख लग जाता है न्यू टीथ लगाने के लिए। तो ह्यूमन बॉडी में कितने ऑर्गन्स हैं, हम तो चलती फिरती एक बहुत महंगी गाड़ी है। सो इट इज जस्ट हमें अपना वैल्यू नहीं पता, राइट? एनीवेज, कमिंग बैक, लाइफ हैज वैल्यू। फाइनेंसेस के पीछे लग के हम लाइफ नहीं खत्म कर सकते। आगे चलिए। तो आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। द हॉस्पिटल अथॉरिटीज आर लायबल फॉर प्रोफेशनल नेग्लिजेंस ऑफ द स्टाफ इंक्लूडिंग रेडियोग्राफर्स, रेसिडेंट हाउस सर्जन्स। अब उसको जो टेस्ट हुआ था, टेस्ट में किसी ने ज्यादा डोज लगा दिया, कम लगा दिया, या अनुराधा साहा के केस में जब उसको दवाई दी गई 15 टाइम्स या 10 टाइम्स हायर दे दी नॉर्मल डोज से, तो उस केस में भी हॉस्पिटल अथॉरिटीज पूरी की पूरी लायबल है एंड कंपनसेशन हम ले लेंगे उनसे। आगे चलिए। आगे, अच्छा आपने रीड कर लिया था? मैम वो रह गया इंडिविजुअल टॉर्ट कंपनसेशन। नहीं वो सच पढ़ लिया था, डॉक्टर नहीं नहीं, कुनहाल। बस हो गया ये वाला। अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, बुक वाले टॉपिक पे। When a master lends the services of his servant to another person and the servant commits a tort, the question arises which of the following would be liable। जो आपने क्वेश्चन बोला, आपने भी यही पूछा था ना, मैंने उसको दे दी, उसने आगे किसी और को दे दी। अब हम्म। किसको लायबल करना है? परमानेंट बंदे को लायबल करना है या टेम्पररी वाले को करना है? कहाँ तो पे थे, अब मैं तो खुद ही भूल गया कहाँ पे थे। ये 592 का सेकंड पैराग्राफ। व्हेन अ मिल मास्टर गया। lends the services of his servant to another person and the servant commits a tort, the question arises which is the permanent master is to be liable or the other person। अब that one of the two has the power to control, वो वहां पे देखेंगे कंट्रोल कौन कर सकता है सर्वेंट की एक्टिविटीज को। जहां पे दो मास्टर्स हैं, पहला मास्टर, मास्टर ने सर्वेंट दूसरे को भेज दिया, अब इसके अंदर एक्चुअल मास्टर कौन है जो कंट्रोल कर रहा है एक्टिविटी, सर्वेंट जिसको ऑर्डर मान रहा है उसको लायबल करेंगे। अब पापा का एक सर्वेंट है, आपके हेल्पर है, वो हेल्पर आपकी बात भी मानता है, तो वो पापा के हेल्पर हो या आपके हेल्पर हो? दोनों के हुए। दोनों के हुए, पर एक बारी पापा ने जो कह दिया फिर जपेश का काम होएगा। नहीं फिर पापा ने जब मना कर दिया फिर तो मेरा भी नहीं सुनी जानी। तो अल्टीमेट कंट्रोल कौन कर पा रहा है उसको? पापा ही कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे ये चीज बता रहे हैं, जहां पे दो सर्वेंट्स मतलब एक दो मास्टर्स हैं, वहां पे देखेंगे कि अल्टीमेट कंट्रोल कौन कर रहा है, तभी उस मास्टर के हिसाब से उस मास्टर को लायबल करेंगे, सेकंड वाले को नहीं करेंगे। ठीक हो गया बेटा? अब ये अच्छा। केस भी है, इसमें मर्सी डॉक्स एंड हार्बर बोर्ड वर्सेस कॉजिन्स एंड ग्रिफिथ्स लिवरपूल लिमिटेड, इसके अंदर भी सेम क्वेश्चन उठा था। रीड कीजिए। A harbor board who owned a number of mobile cranes, each driven by a skilled driver as a regular part of their business, let out a mobile crane along with the driver to certain stevedores for loading a ship. Due to negligence of the driver while loading a ship, X was injured. The harbor board, who was a permanent employee, was held liable. The stevedores were held not was for who was a permanent employee was held liable. The stevedores were held not liable because they had simply the power to tell the driver what particularly cargo was to be operated. The decision of तो the ये तो Punjab High क्लियर ही है, Court. ये तो सिंपल ही है, हम लोगों के साथ भी होता है। हम लोगों को क्रेन क्रेन हमारे पास तो क्रेन नहीं है, कार स्कूटर से क्रेन तो है नहीं, तो क्रेन से कोई सामान इधर उधर कराना होता है, फिर हम बुलाते हैं ना प्राइवेट पर्सन को, क्रेन वाले को अपनी एक क्रेन भेज दो। अब क्रेन वाले ने क्रेन भेज दी, सामान लेके जाते समय कुछ नेग्लिजेंस होगी, हम लायबल होंगे या क्रेन वालों का मालिक? मैम हम ही लाइबल है क्योंकि उसको कंट्रोल तो हम कर रहे हैं अब। हमने तो एक दिन के लिए मंगलाई थी, वो तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की तरह नहीं हो गया? हमने तो बस उसको काम बताया, ये काम करो।
ये टॉपिक हाँ। करवा रही हूँ ना मैं। जो क्रेन वाला आया वो तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से आया। अगर मैंने ऑफिस खोल के अपनी प्राइवेट क्रेन रख ली है और फिर मैं प्राइवेट में मेरा एक सर्वेंट रख लिया है, फिर मैं लायबल होंगी। यहाँ पे तो जो क्रेन आई है वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से आई है, तो यहाँ पे मैं लायबल नहीं हूँ, यहाँ पे वो लायबल है, क्योंकि वो उनका अल्टीमेट सर्वेंट है। वो उनका मालिक फोन कर लेगा वापस आ जा, तो वो वापस चल जाएगा ना, हमारी बात तो नहीं मानेगा। हम उसको कह रहे हैं नहीं भाई रुक जा पैसे ले ले एक्स्ट्रा प्लीज रुक जा। मानेगा? नहीं ओके। मानेगा। तो अल्टीमेटली उसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है? उसका मालिक है। राइट? क्लियर हो गया बेटा कि दोबारा रिपीट करूं? नहीं नहीं, मैं होगा क्लियर। ओके, आगे पढ़िए। द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये तो चलो हमें समझ आ गया है, पर फिर भी रीड कर लीजिए। मैं तो ये देख रहा हूँ खत्म कहाँ पे है पूरा पैराग्राफ, मैं उस हिसाब से पढ़ूँ ना कहाँ पे है ये। द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रीड कर लीजिए, पूरा पढ़ना बेटा, इसमें क्वेश्चन आ जाता है। Okay, the course of employment, an act falls within the course of employment when either the same has been authorized by the master or it is wrongful mode of doing some authorized act. When the managing clerk of a firm of solicitors, while attending a client on behalf of the firm, fraudulently got the property of client transferred in his own name, the act was held to be done in the course of his employment, and the firm of solicitors would held liable. ये तो Lloyd क्लियर है। was यस। ये नेक्स्ट। Lloyd versus Grace Smith and Company in Century Insurance Company Limited versus Northern Ireland Road Transport Board. A servant, the driver of a petrol lorry, while transferring petrol from the lorry to an underground tank, struck ये a आता है match बेटा to इसके अंदर, lit ये वाला बहुत आता है। struck a match to अब एक lit किसी a मैं बता देती हूँ, ये फैक्ट्स समझा देती हूँ, फिर आप रीड करना, आपको इजी हो जाते हैं। और आप ही मुझे इसका आंसर दो बेटा। मैंने एक कंपनी खोली, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी। ठीक है, मेरे 5 ट्रक थे उसमें। 500 ट्रक्स है मेरे पास, बिग कंपनी। सो मैं उसकी कंपनी के हेड हूँ, कंपनी पूरी मेरी मैसर्स मतलब प्रिया लिमिटेड कॉर्पोरेशन, ऐसे पूरी कंपनी है। अब पेट्रोल पंप के ऊपर सिगरेट पीना अलाउड नहीं होता, राइट? तो वहां पे सपोज वो पेट्रोल पंप में जो पेट्रोल भर रहे हैं वहां पे तो फिर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली हो जाता है ना कि पेट्रोल भर रहे हैं, अब तो बिल्कुल नहीं सिगरेट आपने करनी। तो मेरा एक ड्राइवर जाता है वहां पे, खड़ा हो जाता है, पेट्रोल भरवाने जाता है, खड़ा हो जाता है, और वहां पे वो खड़े होकर साइड पे सिगरेट कॉन्टिन्यूसली स्मोक करता है, और फेंक फेंक के वहीं पे फेंक आता है, जिसके कारण पेट्रोल पंप पे आग लग जाती है। किसको पकड़ोगे? ड्राइवर को पकड़ोगे या मुझे पकड़ोगे? हम अब तो आपको ही पकड़ना पड़ेगा। डीप है तो पॉकेट आपका थ्योरी। ड्राइवर ही। डीप पॉकेट थ्योरी। डीप पॉकेट भी है ना मेरी। 500, इतनी बड़ी कंपनी है तो वो वाइकेरियस लायबिलिटी का प्रिंसिपल है, वो ये केस रीड कर लीजिए। सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस नॉर्दर्न आयरलैंड रोड ट्रांसपोर्ट बोर्ड, पढ़िए। A servant, the driver of a petrol lorry, while transferring petrol from the lorry to an underground tank, struck a match to light a cigarette and threw it on the floor. This resulted in a fire and explosion, causing damage to B's property. The act of driver being in the course of employment, A was held liable for the same when the servant's act is altogether different from what has been authorized. The act is outside the course of his employment, then the master will not be liable for the same. ठीक हो गया? समझ आ गया? राइट? मैंने तो अपने ड्राइवर्स को समझाया ही होगा भाई, सिगरेट सुगरेट नहीं पीनी, वहां पे भी लिखा है या कुछ है, पर फिर भी ये ड्राइवर के केस के लिए मैं ही लायबल मानी गई। अब एक और क्वेश्चन। अब मेरी मेरी कंपनी थी, प्रिया लिमिटेड कंपनी कॉर्पोरेशन। अब मैंने अपनी कंपनी के अंदर हर ट्रक के अंदर एक ड्राइवर रखा है, एक कंडक्टर रखा है, जैसे बसेस में भी होता है ना। हम्म। ड्राइवर क्या करता है? गाड़ी चलाता है। गाड़ी कंडक्टर चलाता क्या है, करता है? उसको इशारे वगैरह या उसकी हेल्प कर देता है थोड़ी इशारे बहुत। करता है, हाँ, कि यहाँ पे रश है रोक ले, यहाँ मैं आगे देख के आता हूँ, यही काम कर रहा होता है कंडक्टर, और तो कुछ नहीं करता। तब मैंने कहा कि ये जो गाड़ियां हैं, सारे ड्राइवर्स उनका लाइसेंस लेके, उनको प्रॉपर रखे, उनकी अपॉइंटमेंट की, कि तुम ही देखोगे ड्राइवर, ठीक है? अपनी गाड़ी का ध्यान रखना। अब मेरा एक ड्राइवर था, वो रात को किसी ढाबे पे खाना खाने गया, उसने वहां पे ट्रक पार्क कर दिया। ट्रक गलत जगह पार्क किया था, वो खाना खा रहा था, उसने ना उसको बोला कंडक्टर को कि चल तुझे भी आती है, पकड़ गाड़ी, टर्न कर ले, गाड़ी टर्न कर ले, और इसको सही तरह लगा दे। अब ये जो ड्राइवर जो था, जब वो टर्न करने लगा, मतलब कंडक्टर टर्न करने लगा, तो कंडक्टर से नेग्लिजेंस के कारण एक्सीडेंट हो गया। अब जो कंडक्टर की नेग्लिजेंस हुई, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मैं रिस्पॉन्सिबल होंगी या नहीं, ये बताइए। मैम आप ही हो गए एंड में, अल्टीमेट भी, अल्टीमेट कौन सा सर्वेंट है वो कंडक्टर आपका ही है। पर कंडक्टर को मैंने किस काम के लिए रखा है? वो तो ड्राइवर को उसको करने के लिए कि हेल्प करो भाई। बताने के लिए। तो अब वो जो काम कर रहा है, मैंने तो उसको इस एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं रखा।
तो वो जो काम कर रहा है वो पर्सनल कैपेसिटी में कर रहा है, ठीक है, और उसको जो ड्राइवर ने कहा या जो है वो उनका आपस का रिलेशनशिप है, मैंने तो ड्राइवर को रखा है। अब अगर उससे कोई नेग्लिजेंस हो जाती है, इट इज कंसिडर्ड एज आउटसाइड द स्कोप ऑफ माई बिजनेस, आउटसाइड द स्कोप ऑफ माई बिजनेस, अब वो पर्सनली लायबल होगा, कंपनी लायबल नहीं होगी। मतलब बच गए। बच गए वो, हाँ जी, पढ़ लीजिए। बियर्ड वर्सेस लंदन जर्नल ओमनिबस कंपनी। कहाँ? At the end of the journey, the driver of a bus went to take his dinner. During his temporary absence, the conductor drove the bus in order to turn it around and made to make it ready for the next journey, and negligently caused an accident whereby the plaintiff was injured. Since the driving was not the kind of the act which the conductor was authorized to do, the conductor was acting out of the course of employment for which the master was held not liable. If the servant himself negligently delegates his authority एक and मिनट his एक मिनट, अब मेरे को समझाने दो ये वाली चीज। जो मैंने ऊपर वाला केस लिया था उसके अंदर मेरा क्या था, वो जो कंडक्टर था, वो कंडक्टर को मैंने कहा था कि तुमने काम नहीं करना, तुमने टर्न नहीं करना। पर अब मैंने जो ड्राइवर रखा है, कंडक्टर रखा है, वो ऐसे से रखे हैं जिसमें वैसे तो ड्राइवर ड्राइव करता है मेन, पर जो कंडक्टर उसको भी थोड़ी बहुत ड्राइविंग आती है, वो आगे पीछे कर सकता है, और मेरी नॉलेज में है, और मैंने ही उसको बोला हुआ है कोई बात नहीं, अगर तू खाना खाएगा तो ये आगे पीछे थोड़ा बहुत कर ले, पर ज्यादा काम मत देना उसको चलाने के लिए। अब अगर कंडक्टर आगे पीछे कर रहा है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उससे कोई नेग्लिजेंस के कारण एक्सीडेंट हो जाता है, अब मेरी लाइबिलिटी बनेगी या नहीं? मैं एक बार दोबारा रिपीट करना, शो जल्दी जल्दी में समझ नहीं आया। ओके, मैं रिपीट करती हूँ बेटा। लेट अस सपोज, मुझे पता है कि जो कंडक्टर है वो भी थोड़ा बहुत गाड़ी आगे पीछे कर लेता है, हाँ जी हाँ। और मैंने अपने उसको ड्राइवर को बोला है, डेलीगेट कर दी अथॉरिटी को कि चलानी तो तू नहीं है, हाँ। पर अगर 2 मिनट तुम आगे पीछे होएगा तो सर्वेंट को कह देना बैक बुक कर ले, कंडक्टर को हाँ। बोल देना बैक बुक कर दे। अब मैंने डेलीगेट की है ना अथॉरिटी, आपके परमिशन के हिसाब से वो कर रहा है तो फिर परमिशन के हिसाब रिस्पॉन्सिबिलिटी। से मैंने ड्राइवर को दिया है कि तू बता दियो, इसको आगे पीछे करना होगा तो हल्का से ये कर लेगा, पर चलानी तू नहीं है हम्म। रश में, बाकी जो खाली जगह है वहां पे तो ये आगे पीछे कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर कंडक्टर आगे पीछे कर रहा था तो एक्सीडेंट हो जाए, तो उसके अंदर मेरी लायबिलिटी बनेगी या नहीं? बनेगी, होगी, अब आपने तो खुद ही बनेगी, बोला। क्योंकि अब वही मैंने अपनी बनेगी। अथॉरिटी उसको डेलीगेट की है, सर्वेंट को, और हाँ। सर्वेंट मतलब ड्राइवर को, ड्राइवर ने फर्दर डेलीगेट कर दी, तो अब इस हम्म। केस में तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। द आंसर इज यस। रीड कीजिए। If the servant himself negligently delegates his authority and instead of himself carefully performing the duty allows the same to be negligently performed by somebody else, the master will be liable for such negligence of the servant. Thus, if the driver of a bus permits another person to drive the bus and the other person causes the accident, the master will be liable for the consequences. The reason for the liability is the negligence of the driver in delegating his authority instead of performing the duty himself. क्लियर हो गया बेटा, और ये चीज मेरी नॉलेज में है, तो अब इसके कारण अब मैं लायबल होंगी। क्लियर? और अगर मैंने उसको बिल्कुल मना कर दिया कि तूने नहीं आगे पीछे करनी, तुझे थोड़ी सी आती है, आज तो तूने आगे पीछे कर दी, आगे से कभी भी आगे पीछे की ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं। फिर भी कंडक्टर अगर आगे पीछे कर देता है और उससे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, देन मास्टर रिस्पॉन्सिबल है या नहीं? हाँ फिर, अगर नहीं मतलब आपने बोला उसको फिर उसने करी। हाँ, मैंने उसको बिल्कुल ही मना कर दिया है, हम्म। कंडक्टर को, कि आपने तो बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं करनी। फिर भी उसने करी, ठीक है, फिर तो आपको लायबल थोड़ी वही बहुत ही है। आती है, पर बिल्कुल भी आपने आपने सिर्फ अपने कंडक्टर का काम करो, अपने ड्राइवर का काम थोड़ा बहुत अभी नहीं करना। फिर अगर वो आगे पीछे करता है तो उससे एक्सीडेंट हो जाता है, देन वेदर आई विल बी रिस्पॉन्सिबल? नो। ओके। अब मैंने नए नए ड्राइवर रखे अपने बिजनेस के लिए, और मैंने उनको कहा गाड़ी आराम से चलानी है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है, बिल्कुल भी रेस नहीं करनी। करते हैं ना बसेस वाले, लेट हो जाते हैं तो बहुत फास्ट फास्ट चलाते होते बसेस, हम हिमाचल प्रदेश के ड्राइवर्स। वो एच बहुत आर टी फास्ट सी होते हैं। एच आर टी सी की बस में पहाड़ों में ऐसे घुमाते, बंदे को देख के डर हाँ, लगता है। ऐसे बहुत, ऐसे वो बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। नॉट ओनली ड्राइविंग, उनकी बसेस, उनकी कार्स भी बड़ी फास्ट होती है ड्राइविंग में। मैं वो डर लगता है उनके पास बैठ जाओ तो। चलो, अब इसके अंदर मैंने उसको मना किया है कि भाई तेज गाड़ी नहीं चलानी, फिर भी अगर वो गाड़ी तेज चलाए और किसी का एक्सीडेंट हो जाए, वेदर आई विल बी रिस्पॉन्सिबल? मैम नहीं, क्योंकि आपने तो उनको इंस्ट्रक्शन दी हुई है, वो अपनी मर्जी करेंगे, अपनी नेग्लिजेंस करेंगे तो फंसे यहाँ पे अभी। बट इस तरह के केस में बेटा, इस तरह के केस में एक राइडर है इनके ऊपर, कि क्योंकि कोई भी पर्सन जब किसी के ड्राइवर को रखता है वो उसको समझा के भेजता है कि तेज नहीं चलाना,
जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल ली थी, हाँ। बस वालों ने मना किया है कि गाड़ी तेज नहीं चलानी है, स्कूल बस वाले कहते हैं हमारा ड्राइवर अगर तेज चलाएगा तो स्कूल के इस नंबर पे रिपोर्ट कर दो। अब मैंने मना किया, पर ये जो एक्ट है ये किस तरह का नेचर का, इंसिलरी। जब हमने ड्राइवर को अंगेज किया है तो चांसेस है वो तेज चलाएगा ही। और अगर हम मना भी कर दे तो फिर भी वो हिमाचल प्रदेश के जैसे हैबिट से मजबूर तेज चलाएंगे। अब इस केस में हमने एक वाइडर रूल रखा है क्योंकि ऐसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी प्रूव करने में। तो हमने कहा है जहां पे हमने ड्राइवर को ड्राइविंग के लिए रखा है, अब अगर वो नेग्लिजेंट ड्राइविंग करता है तो क्रिमिनल लॉ में तो चाहे वो ही रिस्पॉन्सिबल होएगा अपने किसी डेथ डूथ कॉज करने के लिए, पर सिविल लॉ के अंदर मास्टर ड्राइवर होएगा ही होएगा। तो यहाँ पे हमने एक ब्रॉड प्रिंसिपल रख दिया। क्लियर हो गया बेटा? एंड में मास्टर को फंसाना ही है मतलब। मतलब यहाँ पे हमने मास्टर को लायबल कर दिया, क्योंकि अदर ये जो वर्क है बिल्कुल इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, रखा भी हमने उस पर्पज से है। और कई बार लोग इस तरह का कंडक्ट कर भी लेते हैं, तो उस टाइम पे ड्राइवर को पकड़ना मुश्किल हो जाता है, तो मास्टर को हमने टॉर्ट्स में टोटली लायबल कर दिया इस पॉइंट को। रीड करेंगे। मैम कहाँ से करना है? ये 593। नहीं वो वेंडर एम्प्लॉयर से। व्हेन द एम्प्लॉयर फॉरबिड्स द सर्वेंट। From doing certain act, the doing of that act by the servant does not necessarily make it outside the course of employment. In Limpus versus London General Omnibus Company, the defendant's driver, in defense of the express instructions not to the race with or cause obstructions to other omnibuses, tried to obstruct a rival omnibus and thereby caused an accident. The driver had been engaged for driving, and the act done on his part was negligent driving. In spite of the prohibition, the act was still in the course of the employment for which the master was held liable. However, doing an act which is altogether different from the purpose for which the employee servant, हम्म। however, for which the servant has been engaged in outside the course of employment, and if the same is also prohibited, the master will not be liable for that. Twin versus Beans Express Limited. अब हमारा आ गया बेटा लिफ्ट देने वाली बात, कि अगर हम किसी को लिफ्ट देते हैं। अब मैं, कोई भी इंसान है, उसने अपनी बस सर्विस दी है या उसने अपनी कोई भी टैक्सीज लगाई हैं, वो टैक्सी वाले को क्या कहेगा, बस टैक्सी चुप करके चलाओ, जो पैसे देना है उसको हेल्प करो, पर किसी आलतू फालतू बंदे को टैक्सी में नहीं बैठाना, उसको लिफ्ट नहीं देनी, कहते हैं ना ये चीजें। अब अगर मैंने सर्वेंट रखा है और मैंने उसको बोला है कि भाई तुमने लिफ्ट नहीं देनी, वो लिफ्ट दे ही जा रहा है, तो क्या करें? क्या जिसको वो लिफ्ट दिया उस केस में मास्टर रिस्पॉन्सिबल होगा या नहीं? जब 2013 लॉ अमेंडमेंट आई थी ना क्रिमिनल लॉ में, तब वो जो केस आया था ना दामनी वाला, आपको अगर उसके फैक्ट्स याद होंगे, तो उस लड़की का जो रेप हुआ था ना, दैट मैम वाज बस इन द में कौन सा बस। हुआ था? बस में हुआ था। जब वो चार वो थे सारे उसके फ्रेंड्स भी हाँ। बीच में थे, अब वो उन्होंने उसका बस, इंटेस्टाइन निकाल दिया था एंड ऑल। वो बस वाला था ना, जो बस का ड्राइवर था जिसने किया था, और उसके साथ उसके जो सर्कल में थे, बस ना किसी पर्टिकुलर प्राइवेट पर्सन था, उसकी कंपनी थी बस की। तो उसको, उसने मालिक ने, उसको तो पता ही नहीं था कि मेरी बस इस टाइम में रोड पे चल रही है, क्योंकि उसने अपने ड्राइवर से कंफर्म किया था थोड़ी देर पहले। तो उसने कहा था जो बस है वो मैंने पार्क कर दी है। और ये लोग रॉन्ग रूट में बस लेके गए थे, उस साइड तो इनका रूट भी नहीं था। रॉन्ग रूट में, बिकॉज दे वर हैविली ड्रंक, द ड्राइवर एंड अदर पर्सन जो उसके फ्रेंड सर्कल में थे, दे वर हैविली ड्रंक। रॉन्ग रूट में बस लेके गए जिस रूट से बनती नहीं थी। अब बस है तो कोई भी लड़की है या लड़का है, नॉर्मली हम लोग कोई भी है तो बस में सेफ समझते हैं तो चढ़ जाते हैं। एक तो वो बस रॉन्ग रूट की थी, दूसरा वो बस उन्होंने वहां पे रोकी, रोक के उनको चढ़ाया जो उसका टाइम ही नहीं था उस बस का। नंबर टू, मालिक तो यही समझता था कि बस वहां पे खड़ी है। फिर उसके बाद उन्होंने इस तरह का ऑफेंस किया। तो जब ये केस स्टार्ट हुआ, उस जो जिस कंपनी की बस थी उसका तो बेचारे का सारा करियर ही खत्म हो गया, उसकी कंपनी का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया उन्होंने। तो वो बोलता रहा कि मैंने तो उसको ऑथराइज नहीं किया, ये तो उसका क्रिमिनल अफेंस है, उस रोड पे तो मेरा जाना उस टाइम पे रूट भी नहीं था, ये तो ड्राइवर ने मेरे साथ भी फ्रॉड किया, मेरे साथ भी सारा कुछ किया, उसने मुझे बताया नहीं। पर इस एक तो ऑलरेडी इस तरह का ऑफेंस हो गया था विच वाज अगेंस्ट द कोर्स ऑफ थिंकिंग, एनीबडी कैन थिंक कि इस इतना हीवियस क्राइम होएगा। तो ऑलरेडी नेशन आउटरेज था, ऊपर से वाइकेरियस लाइबिलिटी का प्रिंसिपल भी है, सर्वेंट के थोड़े से कामों के लिए मास्टर भी लाइबल हो जाता है। दूसरा, जो बस था उसका जो पास था ना, उस टाइम पे रीन्यू नहीं हुआ हुआ था, उसने एक दो दिन में रीन्यू कराना था।
तो बस उस टाइम पे रोड पे भी जो चल रही थी वो बिना पास के चल रही थी। तो इस बेसिस पे उसका पूरा का पूरा बिजनेस ठप हो गया था। सो इन तरह के केसेस की मैं अभी आपने पीछे भी एक वो भी केस सुना होगा, जहाँ पे प्रियंका चोपड़ा का घर था, उसके अंदर कुछ इलीगल एक्टिविटी कर रहे थे टेनेंट्स। तो ये उसके, मैंने नहीं सुना। अच्छा आपने नहीं सुना होगा, कुछ इस तरह का टॉट टूट्स कर रहे थे, कुछ टेनेंट्स कुछ इलीगल एक्टिविटी कुछ कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे। तो उसमें उन्होंने प्रियंका चोपड़ा से कंपनसेशन ली थी फिर। क्यों? क्योंकि प्रियंका चोपड़ा के वो टेनेंट्स थे, तो मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द पर्सन। कोई खाली घर होता है उसमें, जिसका घर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो ये जो वाइकेरियस लायबिलिटी है बेटा बहुत स्ट्रिक्टली ऑपरेट होती है, याद रखना ये चीज। चलिए कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, रीड कीजिए। लिफ्ट देना, अब मैंने कहा लिफ्ट नहीं देनी, पर आपने तो अपने दोस्तों दोस्तों को सबने सबको लिफ्ट भी दे दी। उसमें भी उसने यही किया ना, ट्रक वाले ने और बस वाले ने, उसने अपने सारे दोस्त इकट्ठे किए हुए थे। यस। When the act of the servant is giving lift to an unauthorized third person is an act within or outside the course of employment is the question which has arisen in various cases in Tween versus Beans Express Limited and the Conway versus George Wimpy and Corporation. The act of giving lift to a stranger was considered to be outside the course of employment and such a stranger was considered to be a trespasser qua the owner of the vehicle and the owner of the vehicle was held to be not viciously liable. अब यहाँ पे क्या हुआ, ट्विडल वर्सेस बीन्स का केस, इसमें उन्होंने क्या कहा कि उसको तो मना किया था ड्राइवर को कि किसी को लिफ्ट नहीं देनी, अब उसने किसी को लिफ्ट दे दी और स्ट्रेंजर ने आके कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी। अब यहाँ पे जो कहते हैं जो ओनर है मालिक है, वो किसके एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? अपने सर्वेंट के एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो ट्रेसपासर के एक्ट के लिए या स्ट्रेंजर के एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आगे चलिए। इन जीवन दास रोशन लाल वर्सेस करनैल सिंह। The Punjab and Haryana High Court and in Premvati, the state of Rajasthan, the Rajasthan High Court followed the above stated another two decisions and held that the master could not be made liable towards an unauthorized passenger taking lift in his vehicle. The Gujarat and the Madhya Pradesh High Courts in Mariam Jusuf versus Himat Lal and Bhai Lal versus Rajrani respectively have however held that mere fact that the person taking the lift is an unauthorized passenger should not necessarily mean that the act of the driver is outside the course of employment. The decisions of अब इसके Gujarat अंदर क्या and हो गया, वो बता रहे हैं कि जो ट्वाइन वर्सेस बीन्स का केस था या जीवन दास का केस था, उसमें तो उन्होंने ये कहा था मास्टर जो होगा वो सिर्फ किसके एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सर्वेंट के एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो अनऑथराइज्ड पर्सन जो लिफ्ट ले रहा है उससे अगर कोई बाइक कुछ टॉट हो जाता है, उसके लिए मास्टर लायबल नहीं है। बट अब प्रेजेंट जो पोजीशन आई बेटा, अभी तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं है इसके ऊपर, तो हाई कोर्ट्स का डिसीजन है। हाई कोर्ट्स का डिसीजन आपको पता है ना कैसे होता है? व्हाट इज द मैंने वैल्यू ऑफ डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट स्टेट स्टे डिसाइसिस के रूल की? मैम वो पैसे ओनली खा द के दे कोर्ट्स, सकते हैं। ओनली इन दैट डिस्ट्रिक्ट एरिया वो मतलब माना जाएगा। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में वो नहीं माना जाता, बाकी दूसरी स्टेट्स के अंदर वो नहीं माना जाता। So any decision of the High Court applies to all the districts which is within that state, not other states. ये है ना रूल ऑफ स्टेट डिसाइसिस। तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं है यहाँ पे। जो डिसीजन आ रहा है हमारे पास कहाँ आ रहा है, किसका आ रहा है? गुजरात एंड मध्य प्रदेश हाई कोर्ट्स का। अब उन्होंने इसमें उन्होंने क्या बोला कि लेटर सपोज मास्टर ने मास्टर ने तो टैक्सी ड्राइवर रख लिया, टैक्सी चलाने के लिए अपना एक ड्राइवर रख लिया, ड्राइवर तो उसका सर्वेंट बन गया। अब सर्वेंट ने जॉब के बाहर जाके अपनी फैमिली को लिफ्ट दे दी, उनको भी दिखाने लेके जा रहा है हॉस्पिटल में या कुछ है। अब अगर वो फैमिली के जो पर्सन हैं उनसे अगर कोई टॉट हो जाता है, तो मास्टर उस टॉट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल एज पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट माना गया। ठीक हो गया। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है? चेंज डिसीजन दिया है यहाँ पे। उन्होंने कहा जब सर्वेंट ने किसी को लिफ्ट दी, तो सर्वेंट ने जो लिफ्ट दी है वो एम्प्लॉयमेंट के दौरान ही दी है। नंबर टू, अब जो सर्वेंट ने लिफ्ट दी है उसके लिए हम मास्टर को भी लायबल मानेंगे। तो ये चेंज पोजीशन है। अब पता नहीं इसमें इस तरह के क्वेश्चंस में जब हमारे पास आएंगे, हम लोग तो 90% आंसर यही देते हैं कि स्ट्रेंजर इज नॉट लायबल, मास्टर इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द सर्वेंट। पर अब जो डिसीजन इसमें गुजरात एंड मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें उन्होंने लायबल कर दिया।
जजमेंट लॉ है ना, टॉर्ट्स के अंदर आपको ऐसी सी चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि टॉर्ट्स की कोई फर्दर गाइडलाइंस तो है नहीं, सारा तो जजेस ने बनाया है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का नहीं आता, तो अगर वो डिसीजन पंजाब का है तो पंजाब में पुराना लॉ लग जाएगा। डिप- अगर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगे तो वो जो मध्य प्रदेश ने कहा है वो फॉलो करेंगे। क्लियर हो गया बेटा, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? यस, नेक्स्ट आ गया अब हमारा टॉपिक, वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। व्हाट इज द स्टेट? आर्टिकल 12 बताओ कॉन्स्टिट्यूशन का, व्हाट इज द स्टेट? यार ये बड़ा मैम, स्टेट इन द सेंस जैसे हो जाता है कोई संगठन टाइप, गवर्नमेंट नहीं कहते उसको। स्टेट उसको आर्टिकल 12 में बताया था, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की फंक्शनरीज वो सारी स्टेट है। हम्म, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी, हाई लेवल, ये सारी क्या है? स्टेट्स है। तो इन सबको क्या कंसिडर करेंगे? स्टेट। तो वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट, की स्टेट अपना कोई बिजनेस कर रही है, कोई कुछ कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि स्टेट्स, अगर उन्होंने कोई टॉट किया है तो उसके लिए भी उनको एक नॉर्मल पर्सन की तरह वाइकेरियसली लाइबल करेंगे। यही क्या था ना, यही बताया है, आर्टिकल 300 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कहता है, जैसे आप नॉर्मल लोगों को वाइकेरियसली लाइबल करते हो, ऐसे आप स्टेट को भी वाइकेरियसली लाइबल करो। ठीक हो क्या? क्योंकि स्टेट भी अपना रेगुलर कुछ ना कुछ कर रही है। यस। मैम इसके एक अंदर मिनट पढ़िए मैम, बेटा, एक मिनट सर, एक 10 मिनट्स है हमारे पास, ये टॉपिक खत्म करना है। अच्छा बेटा, समझ आ गया वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट? तो जैसे जैसे एक नॉर्मल बंदा टॉर्ट्स के लिए लाइबल रहता है, वैसे ही स्टेट मतलब कोई भी म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका, कोई पार्लियामेंट, कोई भी इस तरह की इंस्टीट्यूशन जो स्टेट के अंदर आर्टिकल 12 के अंदर आती हैं, वो सारी की सारी लाइबल होगी अगर उन्होंने कोई टॉर्ट्स कमिट किया। पहले इसमें बेटा एक केस आता था, हमारा बड़ा फेमस सा केस था, कस्तूरी लाल और नगिंदर सिंह। उसने कहा था कि जो स्टेट होती है ना, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, वो दो तरह के फंक्शंस परफॉर्म करती है। एक करती है वो सॉवरेन फंक्शंस, एक होते हैं नॉन सॉवरेन फंक्शंस। सॉवरेन फंक्शंस होते हैं जिससे वो इंडिया की सॉवरेनिटी को मेंटेन करने की कोशिश करती है। जैसे हमारा डिफेंस हो गया, हमारा पीस मेंटेनेंस, कोई वॉर जैसी सिचुएशन को अवॉइड करना। कहते हैं अगर उन्होंने सॉवरेन फंक्शंस परफॉर्म कर रही है स्टेट किसी टाइम पे, मतलब डिफेंस को देख रही है, ये सारी चीजें देख रही है, अगर उस ड्यूरेशन में उनसे गलती से कोई टॉट कमिट हो जाता है, तो हम उस पर्पस के लिए स्टेट को लायबल नहीं करेंगे। ये कस्तूरी लाल के केस में डिस्टिंक्शन आई थी। फिर वो कहती नॉन सॉवरन फंक्शंस परफॉर्म करना, जैसे अब हमारे कपूरथला में आरसीएफ है, रेल कोच फैक्ट्री, कोचेस बनते हैं, वो क्या नॉन सॉवरन फंक्शन है ना, उससे कोई पीस पूस का तो रिलेशन नहीं है। वो तो बस, जो रेलवे साइट इज द लार्जेस्ट पब्लिक अंडरटेकिंग, वो गवर्नमेंट के हाथ है। तो कहते हैं अगर अब आरसीएफ वालों से कोई गड़बड़ हो रही है, कोई उनकी नेग्लिजेंस होगी, कुछ भी टॉट कमिट हो गया, तो आरसीएफ वालों को तो लाइबल हम करेंगे ना। तो कस्तूरी लाल ने क्या कहा कि जो सॉवरेन फंक्शन है उसके लिए, उसमें अगर टॉट कमिट हो गया तो हम उसमें लायबल गवर्नमेंट को नहीं करेंगे, जो नॉन सॉवरेन फंक्शन है उसमें हम गवर्नमेंट को लायबल करेंगे। क्लियर हो गया बेटा? रीड करेंगे इसमें, सबसे पहले रीड करिए, यहाँ तक रीड करिए, वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट इंडिया के अंदर, सेकंड लाइन, आर्टिकल मिनट 300। मैम दोबारा बता, इंडिया के अंदर सेकंड लाइन सेकेंड लाइन आर्टिकल, हाँ लास्ट जी, में शुरू है, आर्टिकल 300। आर्टिकल आर्टिकल थ्री थ्री हंड्रेड कहता है स्टेट इज लायबल इन टॉर्ट्स लॉ एज अ नॉर्मल पर्सन। Article 300 of our Constitution provides that the Union of India and the state can be and the state एक मिनट कहाँ पे क्या of compromise the Union of India and the state governments can sue and can be sued, but the circumstances under which can be done have not been mentioned. According to Article 300, the Union of India and the state governments can sue or can be sued in the like cases as the domination of India and corresponding Indian states might have sued or been sued if the constitution had not been enacted to बस know. बस बेटा समझ आ गया, ये वाला पॉइंट समझ आ गया। उसने ये कहा कि आर्टिकल 300 बताता है कि जैसे एक नॉर्मल इंडिविजुअल को सू करते हो, इसी तरह से गवर्नमेंट और गवर्नमेंट फंक्शनरीज भी सू हो सकती हैं। क्लियर हो गया बेटा? समझ आ गया ये पॉइंट, कि जैसे एक नॉर्मल इंडिविजुअल को हम सू करेंगे, इसी तरह से सरकार और सरकारी इंस्टीट्यूशन को भी हम सू कर सकते हैं। आपकी म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, कोई भी इनकी फैक्ट्री जैसे आरसी वगैरह, वो भी सब सू हो सकती हैं।
अब हमारा केस आया कस्तूरी लाल का केस, नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है। कस्तूरी लाल के केस ने कहा कि सरकार जब अपना काम कर रही है वो दो तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, एक है सॉवरेन फंक्शन, सॉवरेन मतलब भारत को एक सॉवरेन देश बना के रखना, डिफेंस फोर्सेस इस तरह के काम। जब अब बाकी काम कर रही है जैसे मेंटेनेंस, बाकी आरसीएफ का काम, या वैसे कोई लॉ इम्प्लीमेंट करना, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करना, तब वो नॉन सॉवरेन फंक्शंस कर रही है। कहते जब तो सॉवरेन फंक्शंस करते वक्त कोई टॉट कमिट हो जाएगा तब हम गवर्नमेंट को लायबल नहीं करेंगे, नॉन सॉवरेन फंक्शंस के लिए हम गवर्नमेंट को लायबल करेंगे, ये कस्तूरी लाल ने कहा था। क्लियर हो गया बेटा, रीड कीजिए। वह मैं इन एक चीज पूछनी है। 1960। हाँ जी। आपने वो जनरल नॉलेज में वो नहीं था, ऑपरेशन सिंदूर पढ़ना था, उसमें ना जनरली मैं न्यूज भी काफी देख रहा था उस टाइम। तो वो कह नहीं रहे थे कि इस्लामाबाद में ये बम फट गया, नेवी पोर्ट उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, तो वो क्या वो सारा, मतलब असली न्यूज थी क्या, हमें था? हाँ वो ऐसे ही था। नहीं, अगले मैं दिन वो लोग जनरली मैं कहा रील्स पेपर डाल में रहे ना आ थे। जाए पूछ लूं, मैं कहा पेपर में ना आ जाए नहीं पूछ वो लूं। मीडिया, मीडिया का आपने देखा मीडिया कितना, प्राइवेट प्लेयर्स कितना मैनिपुलेट करते हैं चीजों को। वही मैंने कहा पूछ लूं, मैं वही अभी पेपर में मीडिया ने ना आ पीछे जाए। एक न्यूज छापी, मीडिया, मैंने आपको बताया ना, द रिपोर्ट्स ऑफ मीडिया आर नॉट एडमिसिबल इन कोर्ट। हम्म। अभी मीडिया ने पीछे उनको पहले ही मार दिया था, धर्मेंद्र जी को। वो तो बेचारा, हाँ। वो अब अपनी पुतिन मौत जब खुद के। इंडिया में आया हुआ है, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो कुछ और फैक्ट्स मिलते हैं, अगर कोई चैनल लगा के देख लो वो पता नहीं कहाँ पहुंच रहे हैं। उन्होंने तो सबसे बड़ी न्यूज ही यही बनाई हुई है, पुतिन जी अपनी गाड़ी में नहीं मोदी जी की गाड़ी में गए। इसमें क्या है, वो चला गया चला गया। तो एनीवेज मीडिया का ट्रायल मीडिया अपने हिसाब से चलता है। एनीवेज 595 बेटा फिनिश कर लो, 15 मिनट्स में फिनिश करना है। इन काफी है। 1975 मार्क किया हुआ है मैंने, इन In 1965। 1965, the Supreme Court again considered the question in Kasturilal versus State of UP and decided that if an act of the government servant was done in the exercise of sovereign powers, the state should be exempted from liability. Famine relief work or taking children to primary health center are non-sovereign functions, and therefore the state has been held liable for tort committing by government servant while performing these functions. Maintenance of law and order is a sovereign function, and the state is not liable for the excess committed by people, police personnel by discharging their duties. Thus, if the plaintiff is injured while police personnel are dispersing unlawful crowd, State of Odisha versus Padmalochan, or the plaintiff's loudspeaker set is damaged when the police makes a lathi charge to kill a riot, State of MP versus Chiranji Lal, the state cannot be made liable for the same. समझ आ गया आपको सॉवरेन एंड नॉन सॉवरेन का फंक्शंस का डिफरेंस। तो जहां पे वो क्या कर रही है, फेमाइन वर्क कर रही है या चिल्ड्रन को प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे लेके जा रही है, तो ये तो नॉन सॉवरेन फंक्शंस हैं, यहाँ पे तो स्टेट को हम लायबल नहीं कर सकते हैं। पर जहां पे वो इस टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर पीस मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, उस टाइम पे लोगों को भीड़ भाड़ को साइड पे करते करते अगर थोड़ा बहुत टॉट कमिट हो जाए, या किसी का लाउड स्पीकर या थोड़ी लाठी लूठी चार्ज में आपको थोड़ी बहुत ही टॉट कोई हो जाए, तो वहां पे गवर्नमेंट लायबल नहीं है। आगे चलिए। The maintenance of defense forces is a sovereign function. The state is not liable for such acts of army personnel which are done in the performance of duties which are in exercise of sovereign powers, like construction of a military road or distribution of meals to any two army personnel on duty or checking army personnel on duty. However, if the function is one which could be performed even by private individual, for example, carrying military jawans from relay stations to the unit headquarters, or carrying Air Force officers from one place to another in Delhi for playing hockey and basketball, or bringing back military to another in Delhi for making military officers from place of exercise to the College of Compact. The function is non-sovereign one, and the state is liable for torts committed in the process. ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे बेटा, ये वाला पेज छोड़ दो, नेक्स्ट पेज पे लिखा है कस्तूरी लाल बाईपास। इधर यहाँ पे कस्तूरी, ओवरऑल वर्ड नहीं लिखा, इसमें क्या लिखा है, बाईपास। बाईपास क्या होता है? हम खत्म कर देना। मतलब खत्म करना नहीं, वैसे मैं रोड पे हाईवे पूछ रही हूँ, बाईपास वाला रास्ता कौन सा होता है? वो हाईवे जो जोन से सारा हाईवे जो हाईवे से एक होता साइड पे रास्ता निकलता है, एक सीधा ऊपर को निकल जाता है, बाईपास एक ही है, होता एक है ना, दो सर्विस रास्ते लाइन हैं। होती है और एक सीधा हाईवे होता है, दोनों को हाँ, ज्वाइन कर लो, बाईपास तो रोड हो गई। बाईपास का मतलब भी वही है बेटा, खत्म नहीं किया, साइड से निकल गया है। साथ साथ चलाते रहो। हाँ, साथ साथ चलाते रहो, साइड पे निकल गया। तो कस्तूरी लाल बाईपास का मतलब ये नहीं कि कस्तूरी लाल को ओवर रूल कर दिया, मतलब अभी तक हमारा फाइनल डिसीजन इस पॉइंट पे आया नहीं है। वैसे तो हम मान रहे हैं कस्तूरी लाल ने जो सॉवरेन और नॉन सॉवरेन फंक्शंस दिए वो ठीक है, पर एक केस आया स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस महमून मोहम्मद, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है कि जो कस्तूरी लाल है उसको मेंटेन करते करते थोड़ा सा बाईपास कर गया, कि कस्तूरी लाल के साइड से निकल गया है, मतलब उन्होंने कंपनसेशन अवार्ड दे दिया है। अब इसके अंदर क्या हुआ था, जो मतलब इस केस के अंदर किसी कोई बंदा था स्मगलिंग करता पकड़ा गया था,
स्मगलिंग करके जो सामान सीज करते हैं, कहाँ क्या करते हैं उस सामान का? लाल रंग की बोरियां पकड़ते हैं, उसमें भरते हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट की सील लगाते हैं। तो उसको हमारे माल खाना होता है, कि जहाँ पे सारा हम सीज्ड मटेरियल होता है डिपॉजिट करते हैं, उसको पुलिस के माल खाने में रख लेते हैं। ऐसी कस्टम अथॉरिटीज का अपना माल खाना होता है, उसमें रख देते हैं। मैम फिर वो आगे क्या यूज करते होंगे उसका? फिर जैसे जैसे कोर्ट का ऑर्डर आता है वैसे वैसे करते हैं। कई जैसे होता है ना कि मैंने भी कहीं देखा था कि जैसे किसी जगह पे रेड पड़ी हो और हाँ इलीगल कार्स मिली हो या ज्वेलरीज मिली हो तो वो उसका ऑक्शन कर देते हैं। हाँ, ऑक्शन तो कर देते हैं, गवर्नमेंट का जैसे ऑर्डर आता है, अगर उन्होंने ऑर्डर कर दिया ऑक्शन का तो ऑक्शन कर देंगे। रख के भी क्या करना है ना, वो तो डिपेंड अपॉन द ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट, जैसा भी ऑर्डर आता है वैसे चलेगा। तो जो अगर बाहर वो बेच के चीज पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, और क्या करना तो है। वो चीज अगर इनलीगल है तो फिर उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे सारे गवर्नमेंट के थ्रू? जब ऑक्शन के अंदर जाती हैं तो ऑलरेडी वो लीगल हो जाती हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना देते होंगे फिर उसके? फिर वो अपने हिसाब से, और जब गवर्नमेंट ऑक्शन करती है तो वो अपने हिसाब से उसको ऑर्डर में ऑक्शन के अंदर लिख देती है कि ऑक्शन के थ्रू गया है सामान। तो वो अपने आप में एक प्रूफ बन जाता है। हम्म। ठीक हो गया। अब स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस महमूद मोहम्मद के केस के अंदर, अब इसके अंदर यही फैक्ट्स हुए थे, उन्होंने सामान सारा इकट्ठा करके मालखाना में रख दिया, वहां से चोरी हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहाँ पे ठीक है, तुम लोग सॉवरेन है नॉन सॉवरेन में, हम कस्तूरी लाल में तुम्हें नॉन सॉवरेन फंक्शंस के लिए लायबल करते हैं, पर सॉवरेन फंक्शंस के लिए लायबल नहीं करते हैं। मेंटेन्स ऑफ पब्लिक पीस इज अ सॉवरेन फंक्शन। पर यहाँ पे उन्होंने कस्तूरी लाल को थोड़ा सा बाईपास किया, वो कहता है कि ये तुम नालायक हो, अगर हम ऐसे ही तुम्हें लायबल नहीं ना करेंगे इन सारी चीजों में, तो रोज की रोज सरकारी कारखानों में से ही सामान चोरी करते रहोगे आप लोग। तो यहाँ पे उन्होंने लायबल किया था। क्लियर हो गया बेटा? यस। रीड कर लो, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस महमूद महमूद। State of Gujarat versus Mahmood, the Supreme Court held the state liable when the custom authorities who had seized certain vehicles on the charge of smuggling and disposed them of before the revenue tribunal set aside the order of confiscation and ordered the return of those vehicles. तो रिटर्न भी हो Similarly, गया ना, यहाँ पे ऑर्डर हो गया कि ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन ठीक नहीं है, कॉन्फिस्टिकेट ठीक नहीं किया, वापस करो। जब वापस करने लगे पता लगा सामान है ही नहीं। हम्म, तो फिर मैम अगर फिर वो बंदे का क्या स्टेट को उसके ऊपर लायबल नुकसान किया हो गया? उन्होंने, स्टेट ने आपी दिया, फिर पुलिस अथॉरिटीज ने अपने आप दिया अपने खर्चे में से। Similarly, if the stolen property recovered by the police was not kept carefully and it got stolen again, the state was held liable for the same as Srimati Basawa versus State of Mysore. हाँ, तो फिर अब यहाँ पे लायबल किस में करना है? टॉर्ट्स लॉ में। ठीक हो गया? Yes, ma'am. यस। आगे आ गया सॉवरेन इम्यूनिटी सब्जेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स। कहते हैं जो सॉवरेन इम्यूनिटी भी है, जो हमने सॉवरेन इम्यूनिटी दी है, इट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स। रीड कर लीजिए बेटा ये केस, इजीली समझ आ जाएंगे, कोई है ही नहीं समझाने वाला। In PUDR versus State of Bihar, there was a police firing without any warning and justification on a group of poor peasants and landless persons who had collected for a peaceful meeting. At least 21 persons had died and many more was injured. The Supreme Court held that the state was liable to pay compensation of 20,000 for every case of death and rupees 5,000 for every injured person in. हाँ, तो यहाँ पे ये कहते हैं पीस, मेंटेनेंस ऑफ पीस का मतलब ये थोड़ा ना आप वायलेशन कर लो। तो यहाँ पे टॉर्ट्स के लिए फिर उनको लायबल किया गया था। सॉवरेन अथॉरिटी सब्जेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स। आगे चलिए। मैम लेकिन 2020,000 से अगले की जान का वापस आएगी, वो तो मर गया मर गया। मर गया बेटा, फिर क्या कर सकते हैं? अब जितने भी एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं तो इंश्योरेंस मैम क्या करती है? कंपनसेशन दे देती है। किसी की लाइफ तो हम वापस लेके भी नहीं आ नहीं सकते हैं। मैम, लेकिन पुलिस वालों को तो एटलीस्ट सस्पेंड कर सकते थे ना वो भी उसमें। किया ही होगा इन्होंने, डेफिनेटली किया होगा। तो ये 20,000 से क्या यहाँ बनना पे था? हम सिविल में कंपनसेशन की बात करें, डेफिनेटली सस्पेंड किया होगा उनको, पनिश भी किया होगा। वो हम आर्ट उसमें भी पढ़ते हैं कि कब अथॉरिटी ऑफ लॉ के बिना चलेंगे। सब कल करना है मैंने, कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर कराना है, उसमें ये भी पॉइंट कवर कराना है बीएमएस में, कि अगर कोई इंसान पब्लिक सर्वेंट भी अपनी अथॉरिटी को एक्सीड करता है तो क्या करेंगे उसका। नेक्स्ट, सेबेस्टियन एम हंगरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। Two persons who had been detained by army authorities were supposed to have met unnatural deaths and they could not be produced before the Supreme Court in obedience to the writ of habeas corpus. Their wives were held entitled to receive a compensation of rupees 1 lakh each from the state. In same way, in case of wrongful detention, the state was held liable in Bhim Singh versus State of J&K and Rudul Shah versus State of Bihar. तो अब इसके अंदर भी अननेचुरल डेथ होगी किसी की, पुलिस आर्मी अथॉरिटीज के डिटेंशन के कारण। तो और रिट ऑफ हेबस कॉर्पस, जब वही टू प्रोड्यूस द बॉडी पे डेथ ही होगी तो कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं? तो वहां पे भी कंपनसेशन, जो सिविल में हम कंपनसेशन मांगते हैं वो टॉर्ट्स में जाती है। ठीक हो गया बेटा? स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस गोविंद भाई।
Due to wrongful police firing, the plaintiff was seriously injured and his right leg had to be amputated. Katni. काटनी पड़ी. Plaintiff's fundamental right to life guaranteed under Article 21 was violated and the state was held liable for the same. आगे चलिए. In Chairman Railway Board versus Chandrima हम्म. Das, a Bangladeshi woman was gang raped by railway employees in railway premises. The Supreme Court held that even though the victim was a foreign citizen, she was entitled to protection of right to life under Article 21. The central government was held liable to pay compensation to the victim. ठीक हो गया. तो जहां पे हमने सिविल में कंपनसेशन लेनी है तो हमें टॉर्ट्स लॉ में आना पड़ेगा. जो हमने क्राइम करके उसको पनिश करना है तो वो वो हम BNS बीएनएस में में. जाके करते हैं. आगे चलिए. The P. Gangadhar Pillai versus State of Kerala. The State of Kerala was held liable for the failure of the police to protect the petitioner hotel from being ransacked by a mob attack about which prior indications were available. देन And अब हमारा बेटा फेमस केस है अब ये वाला हमारा एन नगेंद्र राव एंड कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. The Supreme Court emphasized that, as recommended by Law Commission of India in its first report, the liability of states should be statutorily recognized and rule of exemption of state from liability should be done away. It is hoped that in the interest of social justice and a welfare state, कोर्ट इन इंडिया इस अप्रोच को करेंगे. और जो उन्होंने सॉवरन के अंदर भी सॉवरन में उसको टॉर्च से बचाया है वो खत्म करके सॉवरन के अंदर भी टॉर्च की पूरी लाइबिलिटी लगा देंगे. क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट तो नहीं इसमें? no, अब नोट्स पढ़ें. यस खोलिए. मैम कौन से पेज से पढ़ना है? वही वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट रीड कर रहे थे आप. रिस्पोंडेंट सुपीरियर हो गया, क्विट फेसिट पर एलियम हो गया. हाँ जी मैम. Vicarious liability of a state in India. Article 300 of the Constitution provides that the Union of State India and the state can sue and be sued, but as to the circumstances under which that can be done, it points to the position prevalence before the commencement of the Constitution. The following are the instances of the sovereign function: maintenance of defense forces, example, construction of a military road, distribution of meals to the army personnel on duty, checking army on duty, maintenance of law and order. Example, if the plaintiff is injured while the police personnel are dispersing an unlawful crowd, or plaintiff loudspeaker set is damaged when the police makes a lathi charge to quell a riot. The following are the instances of non-sovereign functions: maintenance of dockyard, a truck belonging to the public work departed carrying material for the construction of a road bridge. Case uh, Kasturilal versus Ralia Ramjaya versus State of UP 1965, and Nagendra Rao Company versus State of Andhra Pradesh 1994. Group servants not liable, sovereign not liable, non-sovereign liable करना, government servants for torts. Kasturi Lal case. In Kasturi Lal Rai Ram Jaya versus State of UP, it stated that if the act of government servant was one which could be considered to be in delegation of sovereign powers, the state would not be liable. Trespass नीचे वो भी पढ़ना मैम. नहीं बेटा. क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? तो सेम ही है ये वाला टॉपिक. तो ये Yes आपका मैम. हमारा टॉपिक खत्म हो गया सॉवरेन इम्यूनिटी का, वाइकेरियस लाइबिलिटी का. अब हम नेक्स्ट क्लास में टॉपिक करेंगे हमारा रिमोटनेस ऑफ डैमेज देन ट्रेसपास टू पर्सन. ठीक हो गया? तो अभी क्लास ओवर है. ओके मैम. बाहर क्यों आया है मैम? एक मिनट देखियो बाहर क्यों आया है. नहीं बेटा